हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें बल्कि साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम लोग हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की जो पहली किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसका जो तीसरा चैप्टर है या फिर यूँ बोलने की आपकी जो थीम नंबर 3 है या थीम नंबर 3 है जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इस चैप्टर के क्विक रिवीजन के सेकंड पार्ट के साथ में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो इस चैप्टर का जो क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे थे उसी श्रृंखला को मैं इस सेशन में कंटिन्यू करूँगा। अब इस सेशन का फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चे जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन क्योंकि सर पर हैं, तैयारी वगैरह भी आप लोग कर ही रहे होंगे, अगर कोई टॉपिक वगैरह छूट गया है तो और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो और इतना वक्त नहीं है कि अगर आप इसको देख सको तो वो उसको छोड़िए, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लें और इसकी मदद से जो आपका टॉपिक वगैरह है जो भी छूट गया है उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपने अपने आप प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, चैप्टर वगैरह पूरा तैयार कर लिया तो भी ये सेशन आपके लिए इस तरह से काम का है कि इसकी मदद से आपका एक अच्छा सा रिविज़न हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कहीं पर कोई पॉइंट अगर आप मिस कर रहे हैं या नहीं। प्लस एक्सप्लेनेशन वगैरह की मदद से आपके पास में कुछ फ्रेश पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो अगर कोई सवाल वगैरह आता है तो आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेटर तरीके से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डाटा के साथ में जवाब लिख पाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा मार्क्स आप फैच कर पाएंगे। तो एडवांटेजियस है। डजेंट मैटर आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी किस लेवल पर है, आपने अभी पूरा अगर पढ़ लिया है तो भी या फिर अगर कुछ छोड़ दिया है तो भी आपके काम आएगा। प्लस वो प्यारे से बच्चे जिन्होंने किसी वजह से अगर ये चैप्टर नहीं देखा था एंड अब एग्जामिनेशन जस्ट सर पर आ गया और तब अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं तो भी इस सेशन को देखिए और इसकी मदद से इस चैप्टर को कवर कर लीजिए। कुछ नहीं इस चैप्टर के बारे में आता है और उस पर्टिकुलर थॉट के साथ में आप जा रहे हैं और इसको पढ़कर अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप जाएंगे तो आप लिख पाएंगे एंड अपनी उम्मीदों से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेक्स्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, दैट आई कैन गारंटी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोगों ने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन पे बात कर ली थी। महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे बनाया गया, संस्कृत की पांडुलिपियों के बारे में और बाकी सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड थी वो सब डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है इसमें सोशल डिफरेंसेस के साथ में हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। कास्ट क्या है, आपका वर्ण व्यवस्था क्या होती है, कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था बनी, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किस तरह से क्रिस्टलाइज हुई, क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस थे, किन टेक्स्ट वगैरह में इनके बारे में बातचीत करने को मिलती है, कितना डिस्टॉर्शन हो गया सोसाइटी में इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशन में, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। सो इंटरेस्टिंग सेशन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड डजंट मैटर वट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन इज, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, दैट आई कैन गारंटी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सोशल डिफरेंस। देखते हैं सर। तो जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस में बेसिकली हम लोगों को अब ये देखना है कि जो हिंदुस्तान का समाज था जिसमें अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, इन सारे चेंजेस वगैरह के चलते डिफरेंशिएशन कैसे जनरेट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या देखने वाले हैं हम लोग कि सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे जनरेट हुआ, कास्ट वगैरह कैसे बनी और वो कास्ट इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइज कैसे होती चली गई, इतना ज़्यादा जिसने जाति व्यवस्था ने जिस तरीके से हमको जकड़ा है और जिससे हम लोग आज तक पूरी तरह निकल नहीं पाए, जिसके चलते काफ़ी सारी फिर गलत चीज़ें हिंदुस्तान में हुई हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे इतिहास के कुछ स्याह पन्ने कहे जा सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें कैसे डेवलप होना शुरू हुई, एनसीईआरटी में उसका जो जिक्र है हमारे चैप्टर नंबर 3 में, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो कास्ट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिफाइन इसको किया। इसका जो टॉपिक का नाम है सोशल डिफरेंस, तो हमारा बड़ा टॉपिक है। इसमें अब जो सब टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है विथ इन एंड बियॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट।
तो विथ इन एंड बियॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट में सबसे पहले कास्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कास्ट का मतलब होता है हायरार्किकल ऑर्डर दैट वाज लेड डाउन बाय धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र। अब कास्ट का मतलब इसमें इन लोगों ने बताया है कि वो हायरार्किकल ऑर्डर है जिसको धर्म सूत्र या धर्मशास्त्रों के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है जिसमें कुछ रैंकिंग होती है, ठीक है जी, जिसमें कुछ रैंकिंग होती है। कोई आपका टॉप पर होता है, कोई मिडिल में होता है और कोई बॉटम में होता है। तो ये जो टॉप मिडिल बॉटम, कोई बॉटम में इसलिए है क्योंकि कोई टॉप पर है और कोई टॉप पर इसलिए क्योंकि कोई बॉटम में है। मतलब एक सुपीरियॉरिटी एक इन्फीरियॉरिटी वगैरह का जो कंसेप्ट जहाँ पर आ जाता है हायरार्की वगैरह में, कि भाई तुम जो है क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर लेवल पर हो और इसलिए तुम्हें कुछ खास प्रिविलेजेस वगैरह मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हायरार्की में आती हैं। अब देखिए एग्जाम में भी ऐसा होता है कि कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, मगर वहाँ पर उसे फर्स्ट सेकंड या थर्ड आने का मौका मिलता है। तो जब आदमी अब मेहनत कर कर फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, तो उसको हम लोग हायरार्किकल ऑर्डर नहीं कह सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई एग्जामिनेशन है और उसमें कोई फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, कोई थर्ड आ गया, तो और मैंने आपको बताया कि इस तरीके का ऑर्डर जिसमें कुछ रैंकिंग होती है, कोई टॉप पर है, कोई मिडिल में है, कोई बॉटम में है, तो आप ये मेरे से पूछ सकते हो कि फिर तो ये एग्जामिनेशन भी जो है जो रैंकिंग वगैरह करता है, ये एक तरीके की हायरार्की में जो है हम लोगों को डिवाइड करता है। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है। इसकी वजह है हायरार्किकल ऑर्डर में देखिए क्या होता है, जो रैंकिंग की जाती है वो किसी कंपटीशन के बेसिस पर नहीं की जाती। यहाँ पर ऐसा था कि आपका जो बर्थ एक पर्टिकुलर वर्ण में हुआ है, या फिर अगर आप एक तरीके का काम करते हो, एक तरीके के प्रोफेशन में हो, तो उसके चलते आपको एक पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन में रखा जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर आप एक सर्टेन अगर आपका कहीं पर एक बर्थ हुआ है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी पर्टिकुलर कास्ट में, या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशन अपनाया है इस तरीके का, अगर आपने कोई प्रोफेशन अपनाया या फिर आपका बर्थ हुआ है और उसके नतीजे में आपको फिर या तो कोई टॉप रैंकिंग मिल रही है या फिर बॉटम रैंकिंग मिल रही है, ये आपकी अब चॉइस तो थी नहीं कि आपका जन्म कहाँ पर होगा आपके, या फिर आपने कौन सा प्रोफेशन अपनाया, वो भी काफ़ी हद तक आपकी सर्कमस्टांसेस वगैरह पर डिटरमाइन करता है, ये आपकी सर्कमस्टांसेस डिटरमाइन करती हैं। तो आपने अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करी, आपकी कोई चॉइस नहीं है, और उसके बाद भी बाय डिफ़ॉल्ट किसी पर्टिकुलर श्रेणी में या किसी पर्टिकुलर वर्ण में जन्म लेने के चलते अगर आप किसी हायरार्की में या तो टॉप पर हैं या मिडिल में हैं और बॉटम में हैं, प्लस आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है उस हायरार्की में अपनी पोजीशन को चेंज करने की, विथ योर एफर्ट्स, विथ योर डीड्स, आपको अपनी मनमर्जी का काम करने की भी इजाज़त अगर नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ बीइंग इन दैट हायरार्की एट सम पोजीशन इधर एट टॉप और एट मिडिल और इन द बॉटम, देन दिस टाइप ऑफ देन दिस टाइप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड हायरार्किकल ऑर्डर। इसको कंपेयर अगर आप करेंगे वैसा अगर इसको आप कंपेयर करते हैं आपका जो रैंकिंग सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह के थ्रू रैंक्स निकालते हैं, तो उसमें तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, कोई भी सेकंड आ सकता है, कोई भी थर्ड आ सकता है। तो वो चीज़ अलग चीज़ है और ये चीज़ अलग चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे की अच्छी रैंक नहीं आई तो फिर अगले टेस्ट के पहले जो पढ़ाई होनी है टीचर उसमें उसके ऊपर कम ध्यान देगा या फिर उसको जो है बिल्कुल डिस्कार्ड कर देगा। इन प्रैक्टिस हो सकता है कई बार ऐसा हो भी जाता हो, मगर जनरली अगर आप थ्योरी में देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है। जहाँ पे इन थ्योरी में लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर जगह पर जन्म लेने के चलते अब आपके साथ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो भाई वो बात तो गलत है ना। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर है। हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब, या फिर कास्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया है? कास्ट को डिफाइन किया गया एक हायरार्किकल ऑर्डर के तौर पर जिसको धर्म सूत्रों ने और धर्मशास्त्रों ने रखा था। मतलब एक ऐसा कैटेगराइजेशन जो धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्रों के तहत निकल कर आया और जिसके तहत हम लोगों को जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्लासीफाई करते थे, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सेक्शंस में उनको रखा जाता था। और ये कैटेगराइजेशन उनके बर्थ के ऊपर डिपेंड करता था। पहले बाय प्रोफेशन था कि आप जो प्रोफेशन अपनाओगे, मगर वक्त के साथ में बाय बर्थ जो है वो चीज़ हो गई। अब इसके बेसिस पे सोसाइटी जो है इसको 4 वर्णों में या फिर 4 कास्ट में डिवाइड किया गया था। कास्ट गलत वर्ड है, मगर क्योंकि इन लोगों ने यूज़ किया इसलिए हम भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिकली कास्ट जो है वो पुर्तगीज़ शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। इंडिया के कंटेक्स्ट में कास्ट शब्द शायद सही नहीं है इस्तेमाल करना, मगर फिर भी इस्तेमाल क्योंकि एनसीईआरटी में हुआ है तो हम लोग भी इसको यूज़ करेंगे। सही शब्द बनता है वर्ण। तो सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड है, या फिर धर्मसूत्र या धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। और इन चार वर्णों का नाम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में इसको जो है डिवाइड किया गया।
अब अगला जो टॉपिक इसी से रिलेटेड है वो है राइट ऑक्यूपेशन। मैंने आपको बताया अभी कि एक पर्टिकुलर आपका जन्म हुआ और जन्म होने के चलते बाय डिफ़ॉल्ट अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपका जन्म होने के चलते आपको एक वर्ड में या फिर एक कास्ट में डाल दिया गया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसके चलते अब आपको प्री डिटरमाइन हो गया, डिसाइड हो गया कि आपने भाई ये प्रोफेशंस में जाना है, आप ये प्रोफेशंस में जा सकते हैं, और ये प्रोफेशंस आपके लिए नहीं हैं, ये प्रोफेशंस में आप नहीं जा सकते। अब लेट्स से कि आपको ये बोला गया कि भाई आपका क्योंकि जन्म इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हुआ है तो आप सिर्फ प्रोफेशन ए में जा सकते हो, आप प्रोफेशन बी को नहीं अपना सकते। मगर आप प्रोफेशन बी करना चाहते हो, आपकी बड़ी इच्छा है, मगर कोई आपसे बोले कि क्योंकि आपका जन्म नहीं हुआ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में इसलिए आप प्रोफेशन बी नहीं कर सकते और सिर्फ आप प्रोफेशन ए में जा सकते हो। इस तरीके के जो हैंडीकैप्स वगैरह लगे हुए थे, थोड़ा सा उसका लॉजिक जो धर्म सूत्रों में या धर्मशास्त्रों में दिया गया था, या जिसके बारे में एनसीईआरटी में जो जिक्र या जो व्याख्या हमको देखने को मिलती है, थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है। द राइट ऑक्यूपेशन में सबसे पहला पॉइंट है, धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज और वर्णास। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो हैं इसमें आपके जो ये 4 कैटेगरीज या फिर जो 4 वर्ण हैं जिनकी हमने बात करी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें अब जो क्लासिफिकेशन अगर आपने कर दिया तो उसके बाद में इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर फिर ये भी डिसाइड किया गया कि भैया आपके क्या क्या रूल्स वगैरह जो हैं रहने वाले हैं आपके कंडक्ट के, प्लस आपका जो आइडियल ऑक्यूपेशन रहना है वो किस तरीके का रहने वाला है। ये दोनों चीज़ें वगैरह जो हैं इसके रूल्स वगैरह चारों वर्णों के लिए या चारों कैटेगरीज के लिए जो हैं लिखे गए हैं धर्मशास्त्रों में और धर्म सूत्रों में। इसका बाकायदा आपको जिक्र मिलता है कि अगर आप इस 4 में से इस पर्टिकुलर कैटेगरी में या फिर इस पर्टिकुलर वर्ण में आते हैं तो फिर आप ये चीज़ करेंगे, ये आपका कंडक्ट रहेगा लाइफ का, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये आपके डूज एंड डोंट्स हैं, ये आपका प्रोफेशन है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो फिर उसके तहत आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, प्रोफेशन आप नहीं अपना सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से जो है पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। यानी कि जो ब्राह्मण्स थे उनकी जिम्मेदारी क्या थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको वेदों को पढ़ना है प्लस वेदों को पढ़ाना है। स्टडी एंड टीच वेदास यानी कि आपने इंटेलेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, आपने सिर्फ जो है बुद्धि वाले काम करना है। ब्राह्मणों का काम क्या था, आपने पढ़ना है वेदों को और आपने वेदों को पढ़ाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम क्या था, आपने सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना है। सैक्रिफाइसेस का मतलब अब यहाँ पे हमेशा बलि देने से नहीं होता, कई लोग सैक्रिफाइस का मतलब समझेंगे बलि, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस का मतलब दान देना भी होता है। तो किस बलि भी हालांकि उसमें आ जाएगी, मगर इसके अलावा जो दान वगैरह देने की प्रक्रिया है वो सब इसमें आ जाएगी। तो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, पर सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाना, गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स वगैरह रिसीव करना, दान देना और दान लेना, दान दक्षिणा लेना, ये सारे के सारे काम ब्राह्मण की जिम्मेदारी में डाले गए थे। तो इनका सबसे प्राइमरी काम क्या था, वेद पढ़िए और लोगों को वेद पढ़ाइए, वेदों का ज्ञान जो है उसका प्रचार प्रसार करिए। उसके साथ में जो वैदिक क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं करिए, इसमें सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने हैं तो वो खुद परफॉर्म करिए, या फिर अगर कहीं पे आपको यजमान से अपने सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाने हैं तो वह सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाइए। या फिर इसके अलावा अगर आपको दान दक्षिणा देनी है तो फिर आप दान दक्षिणा दीजिए, या फिर अगर दान दक्षिणा कहीं से मिल रही है तो उसको रिसीव करिए। सारे के सारे काम जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, बट अगर ब्रॉड वेज में हम देखें तो एनसीईआरटी में ये चीज़ जो है लिखी हुई है। उसके बाद में आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों की जिम्मेदारी थी कि आपको अगर वॉर अगर आ जाता है, अगर युद्ध लड़ने की नौबत आ जाती है तो आपने फिर वॉर लड़ना है, आपने वॉरफेयर में एंगेज करना है। दूसरा, आपके जो शासन में लोग रहते हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, आपने जस्टिस एडमिनिस्टर करना है, मतलब अगर कहीं विवाद हो जाता है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई वाद विवाद या परिवाद बन गया, अब आपस में उस दोनों पार्टीज के बीच में न्याय करने की जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। इनका भी अब जिम्मेदारी बनती थी, अब ये न्याय करने के लिए इनको वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इससे अपने को समझ में आएगा कि हम लोग आखिर ये जो हड़प्पा के बाद में जो एज आई थी उसको वैदिक एज बोलते ही क्यों है। 4 किताबें लिख दी और उसको आपने वैदिक एज बोलना शुरू कर दिया, इतनी सी बात नहीं है। वैदिक एज बोलने के पीछे इसके अपने कुछ रीजंस हैं, कुछ आपके वजूहात हैं। देखिए, ब्राह्मण्स का काम क्या है, वेदों को पढ़ना है, वेदों को पढ़ाना है। क्षत्रियों को ये बाकी सारे काम की जिम्मेदारी दी गई है कि आपने वॉरफेयर करना है, मतलब आपको युद्ध कला और शस्त्र कला और शस्त्र विद्या सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी, युद्ध विद्या भी सीखना पड़ेगी, शस्त्र विद्या भी सीखना पड़ेगी, और अपने लोगों की रक्षा करना है। एंड साथ ही साथ आपने जस्टिस एडमिनिस्टर करना है। अब जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी ज्ञान की, बुद्धि की, लॉजिक की, तर्क की। एंड फिर सारी बात आ जाती है घूम फिर के वेदों के ऊपर कि आपको वेदों
वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपका धर्म क्या है, क्या सामने वाली पार्टी में किसका क्या धर्म था, उसने अपना धर्म सही तरीके से परफॉर्म किया या नहीं किया। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब ड्यूटी है। आपकी उसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में कहाँ चूक करी, विवाद कैसे बना, उसके बाद की क्या परिस्थितियाँ, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वेदों का ज्ञान होना ज़रूरी था। तो क्षत्रियों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं सो हैं, मगर वेदों की पढ़ाई आपको भी करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे ब्राह्मणों की जिम्मेदारी आती थी कि ये इनको वेदों का ज्ञान दें। इसके अलावा जो भी सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करवाने हैं वो सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, प्लस जो भी दान दक्षिणा करना है वो सारी चीज़ें करने की जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी। तो याद रखिएगा, एक तरीके से देखा जाए तो क्षत्रियों के ऊपर दो तरीके की जिम्मेदारी थी। एक तो आपने समाज में भी जो है बैलेंस बना के रखना था, और दूसरा समाज की रक्षा भी करनी थी। तो अगर युद्ध लड़ने की नौबत आ जाती है तो युद्ध करना क्षत्रियों की जिम्मेदारी थी, जो भी आपका एनिमी वगैरह आते हैं उनसे, और अपने राज्य को बचाने की जिम्मेदारी। दूसरा जो लोग थे उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, प्लस उनमें जस्टिस वगैरह एडमिनिस्टर करना, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसके अलावा वेदों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एडमिनिस्टर जस्टिस वाला जो पॉइंट है ये, जिसमें आपको जस्टिस वगैरह देना, ये काम ढंग से हो नहीं पाएगा। एंड लास्टली सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करना और गिफ्ट्स वगैरह देना, ये फिर वो यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, अश्वमेघ यज्ञ करना, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है वैश्यास की। वैश्य जो हुआ करते थे, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपने वेदों को पढ़ना है। इनको भी जो है जिम्मेदारी थी कि आप वेदों को पढ़ें, और वेदों को पढ़ने के अनुसार, वेदों को पढ़ के अपने कर्म को समझें, अपने धर्म को समझें, और उसके अनुसार फिर अपनी ज़िंदगी का जो है कंडक्ट वगैरह आपको चलाना था। तो वैश्य जो कम्युनिटी हुआ करती थी, वैश्यास जो हुआ करते थे, इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वेद पढ़ेंगे। दूसरा, इसके बाद जो भी आपको सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करवाने और जो दान दक्षिणा करनी है वो सब करेंगे, मतलब यज्ञ करवा रहे हैं, जो भी आपकी बलि हो रही है, और भी बाकी जो सैक्रिफाइसेस की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं वो सब हो रहा है। जो भी आपने दान दक्षिणा करनी है वो सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ अब इनका जो मेन काम था वो था एग्रीकल्चर में इंगेज करना, पेस्टोरलिज्म करना, और व्यापार करना एंड ट्रेड करना। इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका एग्रीकल्चर वगैरह है वो भी आप करोगे, पेस्टोरलिज्म यानी कि पशुपालन भी आपकी जिम्मेदारी है, और व्यापार करना जो है वो भी आपकी जिम्मेदारी आती है। वो ऑल टुगेदर जो है इनको दे दिया गया। तो फिर यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, वेदों को पढ़ने की का इम्फेसिस ये, ताकि आप अपने धर्म को समझकर उसके अनुसार अपना कंडक्ट कर सकें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपने सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म आप कर सकें, और जो भी आपने दान दक्षिणा करनी है, जो भी आपका वैदिक क्रियाकलाप है वो सब आप कर सकें। एंड उसके बाद में, ये सारी चीज़ों के बाद में आपका जो मेन काम बन जाता है एग्रीकल्चर सारा संभालने की जिम्मेदारी आपकी, मतलब पैदावार कितना है, प्रोडक्शन कितना होगा, क्या होगा, वो सब आपको देखना है। दूसरा, आपका पेस्टोरलिज्म आपने देखना है, मतलब पशुपालन आपने करना है, सारा आपका जो दूध वगैरह का व्यापार है, और आपकी जो गाय हैं, गैया वगैरह हो गई, सब पालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। और तीसरा, पूरा व्यापार जो होगा, जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, ये जो यहाँ पे जो भी उगाया जा रहा है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स का आपका प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें वगैरह बनाई जा रही हैं आर्टिसंस वगैरह के द्वारा, इन सारी चीज़ों की जो है, इन सारी चीज़ों को का व्यापार वगैरह करना जो है उसकी जिम्मेदारी वैश्य कम्युनिटी के ऊपर डाली गई थी। और चौथी कम्युनिटी थी शूद्र कम्युनिटी की जिम्मेदारी ये थी कि आप अपने ये जो तीन वर्ण हैं ऊपर वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी जो है, इनको आप सर्व करेंगे, इनकी जो है आपने सेवा वगैरह करनी है, इनकी जो भी आपकी काम वगैरह हैं उनको करने में इनको असिस्ट करना है। तो इस तरीके से ये राइट ऑक्यूपेशन हर एक के लिए धर्म सूत्र, धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया गया था। मतलब ये कि अगर एक सर्टेन कम्युनिटी में आप जन्म लेते हैं तो फिर उस कम्युनिटी में जन्म लेने के चलते, उस वर्ण में जन्म लेने के चलते, उस पर्टिकुलर वर्ण का होने के चलते आपकी ये आइडियल ऑक्यूपेशन हो जाएंगी। आपको कायदे से ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मगर अगर आप आइडियल ऑक्यूपेशन के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। और उसके बाद में 10 तरीके के जो कंसिक्वेंसेस वगैरह हैं वो बताए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं इसमें। एंड इन सब चीज़ों का जो है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस वगैरह किया गया था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि हाउ दीज नॉर्म्स वेर इन्फोर्स्ड। देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज आपने बना दी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर वो बच्चा जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले वो वेदों को ही पढ़ना चाहे। हो सकता है उसका मन करे कि वो क्षत्रिय बन जाए, वो शस्त्र विद्या सीखे, वो लड़ना सीखे, वो वगैरह वगैरह इस तरीके की चीज़ें। तो देखिए अब इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं कि करने को तो वो एक कर सकता था, मगर फिर ऐसी कंडीशन में उसका वर्ण बदल जाएगा, फिर वो ब्राह्मण से क्षत्रिय हो जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। मगर जब बाद में कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था थोड़ा
क्रिस्टलाइज हो गया और लोगों को बोला कि नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते, तब फिर दिक्कत वाली बात है ना। फिर सामने वाला अपने आप में दुखी रहेगा, खुश महसूस नहीं करेगा। जो वो करना चाहता है वो कर ही नहीं पा रहा। अब एग्जाम्पल के लिए वो आपका शस्त्र चलाना चाहता है और वो आपका सेनापति बनना चाहता है, उसके अंदर मिलिट्री स्किल्स वगैरह हैं, मिलिट्री माइट है, मिलिट्री जीनियस है, मगर उसको वेद पढ़ाने के लिए बोल दिया, वो लोगों को जो है ज्ञान देता फिर रहा है जिसमें वो खुश नहीं है। अब वो ज्ञान का प्रचार प्रसार भले ही कर रहा है, मगर क्योंकि वो अपने मन से नहीं कर रहा तो इसलिए ना इस काम को वो अच्छे से कर पाएगा, और वो जो काम उसने किया नहीं उसके चलते उसके मन में एक टीस भी बनी हुई है। यही बात एक क्षत्रिय के लिए कही जा सकती है। हो सकता है उस क्षत्रिय का मन शस्त्र उठाने का ना करे, हो सकता है वो लड़ना ना चाहे, हो सकता है वो व्यापार करना चाहे, हो सकता है वो आपका एग्रीकल्चर में जाना चाहे, हो सकता है वो गायों के साथ में जो है अपना वक्त बिताना चाहे और पशुपालन में लगना चाहे, और इस तरीके की चीज़ें। तो पॉइंट ये है कि देखिए इंसान की जो अपनी बिहेवियर है या इंसान की जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो असीमित हैं। अब ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति एक वर्ण में जन्मा और उसके ऊपर आपने कोई चीज़ को थोपा, जब तक ये चीज़ फ्लूइड थी कि आप अगर कोई प्रोफेशन अपनाते हो तो उसके अनुसार अपना वर्ण बदल जाएगा, और वर्ण बदलने के बाद में फिर आप उस वर्ण का काम कर सकते हो, तब तक तो बात ठीक थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रोकेगा भी नहीं। मगर जब ये चीज़ क्रिस्टलाइज होने लगी कि नहीं आप इस वर्ल्ड में जन्मे हो तो आपको इसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आपका भले मन कुछ और करने का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद में फिर हुआ ये कि लोगों के मन में जो है गुस्सा, कुंठा और इन सारी चीज़ों के प्रति रिबेलियन भी आना शुरू हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आंख बंद कर आपकी जितनी भी पॉपुलेशन थी सबने जस का तस इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। इन नॉर्म्स को अप्लाई जब किया गया होगा और जैसे जैसे ये मजबूत होते गए समाज के ऊपर, जैसे जैसे ये क्रिस्टलाइज होते गए, तो इन चीज़ों को पकड़ बनाने में थोड़ा वक्त लगा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा विरोध भी हुआ होगा, इन सारे विरोध को दरकिनार करते हुए इन सारे नॉर्म्स को लागू कैसे करवाया गया, इन सारे के सारे नॉर्म्स को समाज पे किस तरीके से जो है अप्लाई किया गया, और समाज को इन सबको मानने के लिए आप ऐसे कह लें कि बाध्य करना, मजबूर करना, या फिर समाज को तैयार करना कि इन सारी चीज़ों को वो माने और इनको एक्सेप्ट कर ले। आखिर ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए इन नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया गया था, 2 या 3 तरीके लगाए गए थे जिनकी मदद से नॉर्म्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाया जाना था। सबसे पहला तो ये कि आपने ये असर्ट करना था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये डिवाइन ओरिजिन की है, इसको ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, और इसके खिलाफ जाने का मतलब है ईश्वर के खिलाफ जाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बात क्या बोली गई है, यहाँ से अपने को ये समझ में आता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स क्यों मिला था जब आपका आगे बढ़कर आए थे और ये फिलॉसफी शुरू हुई थी। तो उस वक्त में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तो इतने बड़े मात्रा में लोगों ने जो है इनको क्यों अपनाया था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ से इन स्ट्रैटेजीज़ की मदद से समझ में आएगी। आपने तो कह दिया कि ये चार वर्णों की जो व्यवस्था है या फिर ये जो वर्ण का ऑर्डर है ये डिवाइन ओरिजिन का है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है और इसलिए इसका पालन करना पड़ेगा। जब तक ये फ्लूइड था तब तक बात ठीक थी, आप एक से दूसरे वर्ड में जा सकते थे, मगर जब ये क्रिस्टलाइज हुआ, जब ये मजबूत हुआ, जब ये रिजिड हुआ, उसके बाद में फिर लोगों के अंदर जो एक आपका कहीं ना कहीं गुस्सा था, एक आपके कह सकते हैं कि एक कसमसाहट थी, जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते थे। और उसमें फिर जब उनको मौका मिला है कि इस तरीके की फिलॉसफी में जाने का जो वेदों की अथॉरिटी को मानता ही नहीं, जो रिजेक्ट करता है वेदों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को, तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और इसी के चलते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल पर हुआ। और हिंदुस्तान की एक जनसंख्या एक वक्त में 60% से ज़्यादा बुद्धिस्ट हो गई। उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि ये जो लाइन है जिसने पहले वर्ण व्यवस्था को फॉलो का पालन करवाने में मदद करी, लोगों के दिमाग में इस बात को बैठाने में मदद करी, बाद में यही जो है उसके कह सकते हैं खिलाफ काम करने लगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके संहार का कारण बनी, क्योंकि कारक बनी, क्योंकि वजह यह है वर्ण व्यवस्था वगैरह आज भी किसी न किसी फॉर्म में प्रैक्टिस हो रही है। सनातन अभी भी जो है इंडिया का फ्लरिशिंग रिलीजन है। बट पॉइंट यह है कि ये जो आपका उस वक्त में अब जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गॉड फियरिंग है, उन सबके बीच में अब ये बात को असर्ट करना कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और उसका आप कुछ कर नहीं सकते। अब जब एक बार आप ईश्वर को ले आए इस तरीके से बीच में, तो सामने वाला कितना भी ज़्यादा रेबेलियस हो रहा हो मगर फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसे अल्टीमेटली आपकी बात मानना पड़ेगी, अपना सर झुकाना पड़ेगा आपके सामने, अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। दूसरा जो तरीका अपनाया गया वो ये था कि राजाओं को एडवाइस किया गया by advising king and ensuring that these norms are followed within his kingdom। अब राजाओं को एडवाइस किया गया और उनसे ये बोला गया कि आप इंश्योर करवाइए कि भाई ये सारे के सारे नॉर्म्स आपके किंगडम में फॉलो होने चाहिए। यहाँ पे मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको फॉलो, ये कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने ये इंश्योर करवाना है कि आपके शासन में, आपके प्रशासन में, आपके राज्य में ये सारा का सारा जो ये आपकी ये वर्ण व्यवस्था के नॉर्म्स वगैरह हैं इनका पालन अच्छे से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने राजाओं को एडवाइस किया कि भाई इंश्योर करवाओ कि सारे के सारे नॉर्म्स पूरे के पूरे किंगडम में इफेक्टिवली एंड एक्टिवली जो है फॉलो किए जा रहे हैं। तीसरा, आपने लोगों को परसुएट किया कि भाई उनका जो स्टेटस है वो बर्थ
के साथ में डिटरमाइन किया गया है। और इसके लिए महाभारत और दूसरे जो आपके टेक्स्ट वगैरह थे उसके कई सारे रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल के लिए एक पुरुष सूक्त करके एक सूक्त आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में, उसमें यह क्लेम किया गया है कि जो 4 वर्ण हैं ये बेसिकली आपके जो पुरुष हैं, यानी कि जो आपके प्रीमियवल मैन हैं, जो आपके सबसे शुरुआती आपके जो देवता हैं, उनके 4 हिस्सों से या शरीर के 4 हिस्सों से निकल कर आए हैं। अब इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन आज की तारीख में लोग ये देते हैं, लोग बोलते हैं कि इसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। इस पुरुष सूक्त का मतलब ये था कि आपके जो 4 प्रोफेशंस हैं वो बेसिकली ईश्वर के शरीर के 4 हिस्सों को बताते हैं। तो कोई भी प्रोफेशन किसी से कम नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इसको एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है जो हमारे एनसीईआरटी के राइटर्स हैं उनके द्वारा। बट पॉइंट यह है कि इस तरीके के आपको ये रेफरेंसेज वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इंटरप्रिटेशन में तो हम लोग नहीं जाएंगे, मगर हाँ ऋग्वेद में इस तरीके के पुरुष सूक्त आपको देखने को मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि आपके जो 4 वर्ण हैं वो आपके जो ब्रह्म हैं या आपके पुरुष हैं उनके 4 शरीर के हिस्सों को जो है डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। तो लोगों को इस बात के लिए मनाना कि भाई तुम्हारा जन्म जो हुआ है उसी से तुम्हारा वर्ण डिसाइड हुआ है और अब वर्ण का आप कुछ कर नहीं सकते, फिर इसमें महाभारत और आपके दूसरे टेक्स्ट वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि महाभारत के टेक्स्ट की जो बात है अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग इसलिए हो जाती है कि महारथी कर्ण की जो कहानी है वो निकल कर आती है, सामने वाले को सूतपुत्र बोलकर जो है बहुत ज़्यादा टाला गया कि आप भाई शस्त्र विद्या नहीं सीख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मगर डिटर्मिनेशन का लेवल ये था कि उस आदमी ने हर चीज़ कर डाली और बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े आप बहुत बड़ा महारथी जो है उसके रूप में निकल कर आया, उस जैसा फिर धनुष उठाने वाला या गांडीवधारी फिर पैदा नहीं हुआ। इस तरीके की मतलब चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। खैर जो भी है, इस तरीके की मगर चीज़ें कर कर लोगों को मनाया गया कि भाई ये वर्ण व्यवस्था को आपको पालन करना ही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। अब हालांकि फिर वही बात आ जाती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा 10th क्लास तक, और नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, साइंस वगैरह में जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर 10th तक भी साइंस पढ़ी है, दुनिया में कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, एक फैक्ट है। और चाहे कोई कुछ भी बोले कि ये परफेक्ट है वो परफेक्ट है, परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो बात आपके वर्ण व्यवस्था पर या जो भी आपके सिस्टम्स बनते हैं उस पर भी लागू होती है। अब आपने ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी बना ली, इसकी मदद से आपने सोचा कि इस नॉर्म्स को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर फिर वही बात है, इंसान की जिजीविषा के आगे कोई धार्मिक ग्रंथ या कोई आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं टिकता। जब इंसान अपनी पर आ जाता है फिर वो किसी चीज़ को नहीं मानता। वही चीज़ अब जो है हमारा, उसी से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स। नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में बातचीत करेंगे। शास्त्रों में जो है ये बोला गया है कि सिर्फ क्षत्रिय आपके राजा बन सकते हैं, हालांकि ये चीज़ हमेशा फॉलो नहीं होती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से फिर वही बात कि आपके धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हर बात को पत्थर की लकीर बांध के इंसान ने सर नहीं झुका दिया। इंसान की जिजीविषा बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ होती है। इंसान की इच्छा शक्ति, इंसान का मोटिवेशन, इंसान का पागलपन, इंसान का डिटर्मिनेशन अगर एक बार आ जाए, किसी चीज़ के ऊपर लग जाए तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर उसके अगर मन में जो है वो करके रहता है। बस वही वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नॉन क्षत्रिय किंग्स की का जो टॉपिक है, इसमें हमें पहले पता है कि जो शास्त्र हैं उनमें ये लिखा गया है कि भाई क्षत्रिय जो है सिर्फ वही राजा हो सकते हैं। मगर अब आपका जन्म किसी एक वर्ल्ड में नहीं हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आपके अंदर राजा बनने की इच्छा नहीं जाग सकती। राजा तो कोई भी बनना चाहेगा अगर उसको मौका मिलेगा, और अगर उसमें काबिलियत होगी, और अगर उसको ये बोला जाएगा कि तुम्हारा भाई वर्ण जो है वो तुम्हें इजाज़त नहीं देता, तो वो बोलेगा भाड़ में जाए मेरा वर्ण, मैं तो राजा बनूंगा लगभग। और ये इंसान के अंदर बहुत नेचुरल सी बात है, बहुत नेचुरल सी जो चीज़ है। तो ऐसा ही जो है कुछ ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ पर होती हुई समझ में आती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सिर्फ क्षत्रिय राजा बनेंगे, मगर इस चीज़ को हमेशा फॉलो नहीं किया जाता था। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसकी मदद से इस बात को समझते हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ मौर्यास इज हॉटली डिबेटेड। बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्लेम देम टू बी क्षत्रिय बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्लेम देम टू बी ऑफ लो ओरिजिन। तो जो आपके मौर्य साम्राज्य के स्थापक थे या मौर्य जो थे, उनके सोशल बैकग्राउंड की बात की जाए तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। जो बौद्धों के टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको ये मिलता है कि वो क्षत्रिय थे, मगर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये बोला गया है कि वो थोड़ा सा लो जाति के थे, सो कॉल्ड जो है वो लो ओरिजिन के थे। अब हालांकि हाई और लो जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, मगर इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसमें ये बोला गया है कि वो लो ओरिजिन के थे। इसके बाद में आपके शुंग और कनव जो हुए थे, जो आपके मौर्यों के बाद जो इमीडिएट सक्सेसर आए, मौर्यों के शासन को जिन्होंने खत्म किया, और पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने आखिरी मौर्य राजा की गर्दन काट के उसके बाद में अपना खुद का शासन शुरू किया, और उसके बाद में जो कनव वंश आया, ये दोनों के दोनों वंशों के बारे में आपको प्रामाणिक तौर पर पता है कि दोनों ब्राह्मण थे। अब मजे की बात देखिए कि टेक्स्ट वगैरह जो है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं। ब्राह्मणों ने ये बात बोली है कि सिर्फ क्षत्रिय जो है राजा हो सकते हैं,
ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता, मगर जब आपको ऐसे ब्राह्मण मिले जिनमें क्षत्रियत्व के गुण थे या क्षत्रियत्व था उनके अंदर, जब उनके अंदर उनको दिखा कि शायद परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि भाई हमें जो है राजपाट संभालना पड़ेगा, या फिर जब इस तरीके की सर्कमस्टांसेस आ गई कि उनके मन में जो महत्वाकांक्षा जागी, उन्होंने उनमें काबिलियत वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, तो अल्टीमेटली उसके नतीजे में वो राजा बने। आपके शुंग और कन्नब जो थे वो ब्राह्मण थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने राजपाट चलाया और बड़े लेवल पर राजपाट चलाया। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि उन्होंने धर्मसूत्रों को और धर्मशास्त्रों को ठेंगा दिखा दिया, बोला कि तुमने कहा था कि मैं सिर्फ वेद पढ़ाऊंगा, लो मैं वेद नहीं पढ़ा रहा, मैं राजा बन के बैठा हूं, कर लो जो करना है। तो ये वाली जो है एक स्थिति यहां पर आ गई कि आपके जिनके मन में दम, जिनके आप कह सकते हैं कि मन में इच्छा थी, लालसा थी, जिजीविषा थी, काबिलियत थी और जिनमें दम था, अल्टीमेटली उन्होंने फिर राज किया है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को ठेंगा दिखाते हुए राज किया है, अपने पूरी जो है काबिलियत के साथ में राज किया है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उठा सकते हैं आज का, जो अगर आप मॉडर्न टाइम का एक मूवी आई है KGF, उससे अब इसमें एक रॉकी नाम का गैंगस्टर है, वो KGF में घुसता है और वहाँ पर जाके वो जो मेन विलन है जो उस पूरे KGF को चला रहा था, जिसका नाम गरुड़ा था, उसको मार देता है और उसको मारने के बाद में वहाँ पर जाके वो पूरी की पूरी KGF जो है उसको कब्जे में ले लेता है। अल्टीमेटली अगर हम इसको एक किंगडम मान लें तो उसमें एक राजा बना बैठा था, एक व्यक्ति जिसके पास कोई चांस नहीं था राजा बनने का या कुछ का, उसको एक स्लेव के तौर पे वहाँ पे लाया जाता है, या फिर वो खुद जो है स्लेव बनते हुए प्रिटेंड करके अंदर आता है, सारी चीज़ें देखता है, काबिलियत थी, विश्वास था अपने ऊपर, अल्टीमेटली वहाँ का जो रूलर या राजा था उसको मार देता है और खुद राजा बन के बैठ जाता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कास्ट है, क्या कम्युनिटी है, क्या ओरिजिन है, डजंट मैटर, दम था, काबिलियत थी, क्षमता थी, निपटा दिया, बढ़ गया कि बात खत्म हो गई, लिखा रहे, जो लिखा है लिखा रहे धर्मसूत्रों में, धर्मशास्त्रों में, हमारी भला से। तो ये वाला जो एक पॉइंट है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि शुंग और कनब जो थे वो जो मौर्यों के इमीडिएट सक्सेसर थे वो ब्राह्मण थे, भले ही अब इसमें ये लिखा गया है धर्मसूत्रों में, धर्मशास्त्रों में कि आपके ब्राह्मण जो है वो सक्सेसर नहीं हो सकते, उन्होंने बोला होगा, हमें नहीं मानना। इसके बाद में आपके शाखाओं की बात कर लेते हैं, तो शाखा जो है वो सेंट्रल एशिया से निकल कर आए थे और उनको तो बाकायदा 4 वर्णों में गिना ही नहीं जाता था, उनके लिए एक अलग शब्द इस्तेमाल होता था, वो था म्लेच्छ। म्लेच्छ का मतलब होता है बारबेरियन, या फिर वो लोग जो आपके 4 वर्णों की व्यवस्था से बाहर हैं, या फिर वो लोग जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के लोग हैं। तो अब सेंट्रल एशिया से थे ये लोग आए, यहाँ के रहने वाले लोगों को इन्होंने हरा हरा दिया, जो 4 वर्णों की व्यवस्था मानते थे, और उसके बाद उनके ऊपर रूल करने लगे। अब आपके शास्त्रों में कुछ लिखा हो मगर आप युद्ध में हार गए हो तो आपको झक मार के जो जीता है उसकी बात तो मानना पड़ेगी ना। लगभग वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि शाकाज जो सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने फिर जो है अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा शासन यहाँ पर दिया, काफ़ी वक्त तक रूल भी किया। आप उन्हें मलेच्छ बोलो, ये बोलो, वो बोलो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से, मगर उन्होंने शासन किया है। बाकायदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों उनके जो वर्ण वाले थे वो सब उनके शासन में थे और उनका राजा एक मलेच्छ था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। कर लो, अब आप क्या कर लोगे, लिखा रहा है जो लिखा है धर्मसूत्रों में, धर्मशास्त्रों में। अल्टीमेटली फिर वही बात साबित हुई कि जिसमें दम है, जिसमें बाहुबल है, जिसमें क्षमता है, जिसमें काबिलियत है, इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 4 वर्णों की व्यवस्था में को मानता है, नहीं मानता, 4 वर्णों की व्यवस्था में आता है, नहीं आता, डजंट मैटर। अगर आप में दम है तो फिर आप शासन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर फिर यहाँ पे एक ऐसा नियम लग गया जो सारे धर्म सूत्रों से, धर्मशास्त्रों से ऊपर है, और वो है माइट इज राइट। जिसमें ताकत है, जिसमें दम है, जिसमें क्षमता है, जिसमें काबिलियत है, भैया वो तो शासन करेगा, चाहे तुम उसको रोकने के लिए जो चाहो वो नियम कायदे बना दो। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। Thus it becomes clear that political power was effectively upon to anyone who could muster support and resource, and it rarely depend on birth as क्षत्रिय। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक सत्ता जो आप हथियाना चाहते हो, उसके लिए क्षत्रिय होना ही ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप में दम है, काबिलियत है, क्षमता है, और अगर आप अपने सपोर्ट में लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, पॉपुलर सपोर्ट ला सकते हो, रिसोर्सेज की व्यवस्था कर सकते हो, जंग वगैरह लड़ने के लिए सेना खड़ी कर सकते हो, तो फिर आप राजा बन सकते हो। डजंट मैटर कि आप क्षत्रिय थे या नहीं थे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नॉन क्षत्रिय किंग्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी अब हम लोग देखेंगे जहाँ से हमको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसके पहले मैं आपको इंडिया के बाहर का एक एग्जांपल दूंगा। आप लोग कभी मौका लगे तो स्पार्टिकस के बारे में पढ़िएगा, मूवीज़ वगैरह भी बनी है, चाहे तो देख सकते हैं। स्पार्टिकस शायद रोम की बात है, रोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो ये व्यक्ति एक गुलाम हुआ करता था और गुलामों के साथ में फिर हर जगह जो है एक ही जैसा ट्रीटमेंट होता था। तो गुलामों की फिर एक पूरी की पूरी सेना स्पार्टिकस ने खड़ी कर ली और विद्रोह कर दिया। हालांकि जीता नहीं था, मगर ऑब्वियस सी बात है, इसको एक आइकन माना जाता है आज की तारीख में। इनजस्टिसेस वगैरह के खिलाफ जब भी कोई आदमी अपना सर उठाता है तो उसका एक आइकॉन जो है स्पार्टिकस को माना जाता है, क्योंकि स्पार्टिकस ने मतलब एक पूरी की पूरी गुलामों की सेना बना के कई लोगों को हराया था, कई लोगों को आज़ाद करवाया था, कई जगह लोगों को, जिन रोमन्स को हराया उनके गुलामों को
को जो है उसने आज़ाद करके अपने साथ मिलाया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्पार्टिकस अपने आप में एक मोटिवेशनल फिगर है। अब कितना हकीकत है, कितना फसाना है, उस पर आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, मगर स्पार्टिकस की कहानी को बार बार सुनाया गया है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा भी गया है लिटरेचर में, इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं, काफ़ी सारे आपके प्लेज भी बने हैं इसके ऊपर, और एक तरीके से आपका फोल्कलोर या फिर लोक कथाओं में स्पार्टिकस का जो है बार बार आपको जिक्र देखने के लिए मिलता है। जो आपकी फोकलोर है या फिर आपकी जो दंत कथाएं, इसमें खासतौर पे रोम वगैरह में, रोमन्स वगैरह के बीच में आपको इसका बहुत ज़्यादा जिक्र देखने को मिलता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये गुलामों का राजा बन गया था, ये एक स्लेव किंग भी कहा जा सकता है। कुछ वक्त के लिए बना था मगर एक तरीके का स्लेव किंग हो गया था। काफ़ी बड़े इलाके के ऊपर जो है इसने लोगों को आज़ाद कराया था, काफ़ी लोहा लिया था, एकदम हेड ऑन लड़ा था ये रोमन्स वगैरह के साथ में। तो ही इज़ अ मोटिवेशनल फिगर। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर स्पार्टिकस की कहानी है, नॉन क्षत्रिय किंग की कहानी भी लगभग कुछ उसी तरीके के या उसी पैरेलल पर चलती है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। एक व्यक्ति है जो एक पर्टिकुलर वर्ण में जन्मा, उसमें राजसी गुण है, बाकायदा वो लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाता है, वो लोगों को मोबिलाइज कर लेता है, लोगों को अपने साथ मिला लेता है, जस्टिस वगैरह कर सकता है तर्क के बेसिस पे, उसके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, शरीर से मजबूत है, मन से स्वस्थ है, तेज़ है, सारी चीज़ें हैं। मगर आपने बोल दिया कि तुम फलाने फलाने वर्ण में जन्मे हो इसलिए भाई तुम राजा नहीं बन सकते, भले तुम में हो 10,000 क्वालिटियाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो कोई बात नहीं होती ना, आपने कह दिया और उसने मान लिया। कई लोग झुक जाते थे, कई लोग परिस्थितियों से समझौता कर लेते थे, कई लोगों की सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं होती थी कि वो आपका इस बात का विरोध कर सकें, मगर फिर कई लोग अड़ के खड़े भी होगा, कई लोगों ने नहीं माना आपका। जैसे वही महारथी कर्ण का एग्जाम्पल है, लोगों ने जितना मतलब रास्ते में आपके रोड़े अटकाए, वो सामने वाला उतना ज़्यादा जो है ताकत के साथ में, चट्टान के साथ खड़ा रहा। इनफैक्ट महारथी कर्ण जो है, उनकी कहानी अपने आप में एक मोटिवेशन है हर उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहा है और एडवर्सिटीज़ का सामना कर रहा है। बात को समझिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जन्म होते ही माँ ने जो है छोड़ दिया, एक टोकरे में ये सोच के बहा दिया कि नदी जो है उसमें अल्टीमेटली ये समा जाएगा और उसी के साथ में जो है इसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई तुमसे गलती हो गई, तुमने गलत मंत्र का जो है इस्तेमाल कर लिया। अब किस्मत थी कि वो बच्चा जो है मरा नहीं, उसको एक जो है आपका एक महिला ने जो है उसको एक महिला जो है उसको वो बच्चा मिल गया, वो उसको लेकर अपने घर आ गई और सूत पुत्र के नाम से वो बड़ा किया गया। उसके पिता जो उसके जो फॉस्टर फादर थे वो रथ चलाते थे। अब कायदे से रथ चलाने वाले के बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है कि वो भी रथ चलाने लगे। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये बोला गया था कि भाई तुम ये सोचो कि तुम शायद राजा का रथ चलाओगे किसी दिन। उसने बोला नहीं चलाना मुझे, मैं तो आपका धनुधर बनूंगा। तो लोगों ने बोला कि भाई मगर क्षत्रिय नहीं हो तुम, क्षत्रिय नहीं हो, शस्त्र विद्या नहीं सीख सकते। उसने हर तरह से हाथ पैर मार लिए। लोगों ने जब सिखाने से मना कर दिया तो फिर वो परशुराम के पास चला गया। उनके अलग अपने लफड़े चल रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाता हूँ। तो उसने बोला अब सीखना तो मुझे है, अब तुम चाहो या ना चाहो। तो उसने अपने आप को प्रिटेंड किया कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे आप सिखाओ। अल्टीमेटली उसने फिर वहाँ पर जाकर शस्त्र विद्या सीखी। अब लास्ट में मतलब कितना बड़ा पैराडॉक्स आपको महाभारत में समझ में आता है कि जब परशुराम को पता चलता है कि ये ब्राह्मण नहीं है तो उसको श्राप दे देते हैं कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इस विद्या की ज़रूरत होगी तब काम नहीं आएगी। सारी चीज़ें हैं, इतनी मेहनत करी, इतनी गुरु भक्ति करी, कोई मतलब नहीं है। मगर उसके बाद भी वो आदमी इतना बड़ा धनुधर बन के निकला, इस लेवल का जो है धनुधारी वो बनकर तैयार हुआ। फिर जब वो अपना सब सीख साख कर आया और चैलेंज दिया उसने अर्जुन को, तो बोल दिया कि भैया तुम तो राजा नहीं हो। तुम फिर वो बात आ गई कि तुम सूत पुत्र हो या तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम राजा नहीं हो। अगर फिर वहाँ पे फिर जाति वगैरह को लेकर काफ़ी सारी बहसबाजी आपको देखने को मिलती है। एंड इस प्रसंग का बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपका रश्मि रथी करके एक बहुत बढ़िया कविता लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद में फिर अब जैसे अब दुर्योधन उसके फेवर में आके खड़ा हुआ, अंग देश का राजा बना दिया। उसके बाद में फिर जो भी आपकी कहानी आगे बढ़ती है, मगर पॉइंट यह है कि ये सारी की सारी कथा जो है कर्ण की, इससे अपने को समझ में ये आता है कि जब इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, किसी इंसान के अंदर अगर कुछ करने का मोटिवेशन होता है, तो आपने देखा कि कर्ण की जिंदगी के में लिटरली इम्पॉसिबल किस्म के जो हैं हर्डल्स वगैरह उसके सामने लाए गए।
और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इनफाइनाइट हर्डल्स वगैरह के रूप में जो इनके सामने आके खड़े हुए हैं। तो मोटिवेशन अगर आपके अंदर है और आपकी ज़िंदगी में अगर इम्पॉसिबल हर्डल्स भी आ रहे हैं तो याद रखिएगा महारथी कर्ण की कहानी कि वो हर चीज़ों के खिलाफ जो है खड़ा हुआ, राजा भी बना, क्षत्रिय नहीं था उसके बाद भी राजा बना, अपने मोटिवेशन के चलते सबसे आप सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी उसको कह सकते हैं कि भगवान को भी छल करना पड़ा जीतने के लिए, इंद्र को आके कवच कुंडल छीनना पड़े, उस 10 तरीके की चीज़ें हैं। मगर इन सारी चीज़ों से कुल मिलाकर अल्टीमेटली यही बात समझ में आती है कि आपका ये बात मतलब बहुत अच्छे से समझ में आती है, बहुत क्लियर समझ में आती है कि हर वक्त धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों को फॉलो नहीं किया जाता था। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, खासतौर पे उन लोगों से जो संघर्ष वगैरह कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा रची गई ये रचना है रश्मि रथी। इसको पढ़िएगा, या आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी समस्याएं आ रही हों, अगर आप संघर्षों का सामना कर रहे हैं, आपके सामने चैलेंजेस हैं, परिस्थितियां अगर मुश्किल हैं, तो ये किताब आपको मोटिवेशन देगी। बुरे से बुरे वक्त में ये आपके अंधियारे में एक दिए की लौ की तरह जो है काम करेगी। ये आपको जो है जीवित रखेगी, ये आपको चलते, ये आपको कीप गोइंग की स्थिति में रखेगी, आप लगातार मूव करते रहेंगे। तो रश्मि रथी एक अच्छी कहानी है, एक अच्छी किताब है, पढ़िएगा इसे। तो नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में कुल मिलाकर अब हमको पता है कि भैया ऐसा था कि पॉलिटिकल पावर अगर आप में दम है तो इफेक्टिवली बहुत से लोगों ने क्षत्रिय ना होने के बाद भी उसके ऊपर कब्जा किया है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे शानदार एग्जांपल है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वन ऑफ द बेस्ट रूलर्स हैं शतावनास के। शतावना डायनेस्टी के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट रूलर्स हैं, और वो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं ये जो पूरी की पूरी आपका जो डिस्कोर्स है जिसमें हम लोग नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इन नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में जो हमारी बातचीत है, इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो आप गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी साहब को जो है एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसकी वजह यह है कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने 2 बातें कही थी। सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि भाई मैं जो हूँ राजा तो हूँ, मगर मेरी 2 खासियत हैं। पहला, मैं एक यूनिक ब्राह्मण हूँ। यूनिक ब्राह्मण के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था एका ब्राह्मण, ठीक है, एका ब्राह्मणा। और दूसरा उन्होंने बोला था कि मैं क्षत्रियों की प्राइड का नाशक हूँ, मैं क्षत्रियों की जो आपकी एक प्राइड होती है उसका संहार करने वाला हूँ, उसका नाश करने वाला हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि भाई ही हैज़ इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द 4 वर्णास। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मेरे शासन में 4 वर्णों के बीच में आपस में किसी तरीके की कोई शादी ब्याह ना हो। एंड चौथा, एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद किंग रुद्रदमन द शाका किंग। अब इतने सारे पैराडॉक्सेस एक ही आदमी में एक ही वक्त पे देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जो हुआ था किसी ज़माने में। शास्त्रों ने लिख दिया कि क्षत्रिय जो है सिर्फ वो राजा बनेंगे, इसके अलावा कोई राजा नहीं बनेगा। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो गया, अपने धर्मशास्त्र और अपने धर्मसूत्र अपने घर पे रखो, मुझे राजा बनना है और मैं बनूंगा। और वो ब्राह्मण थे, उसके बाद भी वो जो है राजा बने। और उसके बाद ऐसा नहीं कि इस बात को ढका के या छुपा के रखा, बाकायदा उन्होंने ढिंडोरा पीट के इस बात को लिखवाया है और बोला है अपने बारे में कि मैं राजा हूं और मेरे साथ में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि मैं एक यूनिक ब्राह्मण हूं, एका ब्राह्मण जो शब्द है इस्तेमाल किया गया है, जो राजा बना है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि मैंने क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध लड़े, मैंने क्षत्रियों को जो है हराया है, उनकी प्राइड का नाश किया है। तो एक आदमी जिसका अगर आप वर्ण के अनुसार देखें तो जिसका काम सिर्फ ये था कि वो वेद पढ़ता और वेद पढ़ाता, वो बोल रहा है कि मैं तो राजा बना हुआ बैठा हूं, एक यूनिक ब्राह्मण हूं जो राजा बना हुआ, और मैंने क्षत्रियों को राजा बनने में मदद नहीं करी, मैंने क्षत्रियों को जो है वेद नहीं पढ़ाया, मैंने क्षत्रियों के यहाँ यज्ञ या फिर आपके सेक्रीफाइसेस नहीं करवाए, मैं तो भैया राज कर रहा हूं, मैंने क्षत्रियों से युद्ध लड़े, मैंने उनकी प्राइड को नाश किया। तीसरी बात जो इस आदमी ने कह दी वो ये था कि मैं ये भी इंश्योर करता हूं कि चारों वर्णों की जो, अब यहां पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आ रहा है। एक तरफ ये है कि वो खुद बोल रहा है, अपना गर्व के साथ में बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं एंड मैं राजा भी हूं, मगर वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो राजा जो है आपके धर्मसूत्र या धर्मशास्त्रों के अनुसार जो आपका जो राजा है वो सिर्फ क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण राजा बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर यहाँ पे एक ब्राह्मण ना सिर्फ राजा बना बैठा है, वो बाकायदा इसको आपका प्राउड के साथ में बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं मगर मैं साथ ही साथ राजा हूं। अब एट द सेम टाइम वो ये बात भी देखिए निकल कर आती है, वो ये इंश्योर करवा रहा है कि चारों वर्णों में शादी ना हो, मतलब वर्णों की वो व्यवस्था जो उसको नुकसान नहीं दे रही वो उसको फॉलो करवा भी रहा है। 4 वर्ण के जो लोग हैं
उसके शासन में उनके बीच में शादी ब्याह नहीं होनी चाहिए, वो इस बात को इंश्योर करवा रहा है। मतलब जो चीज़ अपने ऊपर आ गई उसको नहीं मान रहा है और जो चीज़ अपने ऊपर नहीं है उसको बाकायदा मान रहा है। अब इसका भी एक पैराडॉक्स देखिए कि अपने शासन में 4 वर्णों के लोगों में तो शादी नहीं होने दे रहा, मगर खुद जाके शाका रूलर रुद्रदमन की लड़की जो है उससे शादी कर रहा है, जो कि एक म्लेच्छ है या फिर जो 4 वर्णों की व्यवस्था से बाहर का हिस्सा माना गया। फिर वही बात आ गई, ये जो पैराडॉक्सेस वगैरह हैं बहुत सारे हैं। जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं वो ज़्यादा नियम कायदों को मानते नहीं। अगर उनके फेवर में कोई नियम कायदा जा रहा है वेल एंड गुड है, मगर अगर उनके फेवर में कोई नियम कायदा नहीं जा रहा वो उसको ताक पर रखकर अपने मन की कर लेंगे। तो यहाँ से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी का निकल कर आता है। अगर आपको ये नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में लिखने को आए, अगर आपको ये बोलने को आए कि कमेंट करिए इस बात को लेकर कि भैया ये जो आपका जो धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र थे ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे या नहीं होते थे या लूजली फॉलो होते थे, इनकी फॉलोइंग वगैरह के ऊपर टिप्पणी करें। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी को याद करिएगा, एक ऐसा ब्राह्मण जो राजा बन के बैठा है, खुद गर्व से बोल रहा है कि मैं एका ब्राह्मण हूँ, यूनिक ब्राह्मण हूँ, मैंने क्षत्रियों की प्राइड का नाश किया है, मैं अपने शासन में इंश्योर करवाता हूँ कि चारों वर्णों में कोई शादी ना हो, और खुद जाके म्लेच्छों के वर्ण की एक लड़की म्लेच्छों की एक लड़की से उसने शादी करी है। तो ये 4-5 बातें गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, बहुत सारे पैराडॉक्सेस जो उस वक्त के थे उनको डिस्क्राइब करने में हमारी मदद करती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो यहाँ से फिर हम लोग कुल मिलाकर ये कंक्लूड करते हैं कि भाई इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आता है, कास्ट का जो इंटीग्रेशन था वो कई बार एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करती थी। रीज़न यह है कि शतावना जो है वो ब्राह्मण होना क्लेम करते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू आपके अगर आप शास्त्रों के अनुसार देखेंगे या ब्राह्मण्स के अनुसार देखेंगे तो क्षत्रियों को रूलर होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ वो ये बोलते हैं कि 4 वर्णों की व्यवस्था जो है उसको उन्होंने जो है इंश्योर कर रखा है, अपहोल्ड कर रखा है, बट एट द सेम टाइम वो वर्णों की व्यवस्था में जो लोग शामिल नहीं हैं उनके साथ में भी जाके मैरिज अलाइंसेस वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके ब्राह्मण्स ने जिस पर्टिकुलर मैरिज सिस्टम को ही जो है कंडेम कर रखा था, करप्ट मान रखा था, एंडोगैमी का, उसको वो प्रैक्टिस करते थे और ना कि एक्सोगैमस सिस्टम को। तो बहुत सी बातें जो है निकल कर आती हैं। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी अपने आप में एक बंडल ऑफ पैराडॉक्सेस हैं और ये बंडल ऑफ पैराडॉक्सेस कहीं ना कहीं हमको रूलिंग एलाइट्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है जी, जो सारी बातें मैंने बताई बस वही लिखा हुआ है, और इससे हमको एक बात समझ में आती है कि कास्ट फ्रेमवर्क का एज इट इज आइडियल इंटीग्रेशन हिंदुस्तान में कभी नहीं हो पाया। कम से कम राजसीय लेवल पर अगर आप देखेंगे, अगर आप राजा के लेवल पर देखेंगे तो कास्ट की पूरी व्यवस्था का इंटीग्रेशन जो है कभी भी 101% आइडियल तरीके से नहीं हुआ। आपके ऐसे राजा भी हुए हैं जो ब्राह्मण थे या फिर क्षत्रिय नहीं थे या फिर किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कई बार वो 4 वर्णों की व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने राज किया है और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, शूद्रों और वैश्यों चारों को जो है अपना जो उनके शासन में उन्होंने फ्लरिश करने का मौका दिया है। उन्होंने वर्णों को वहाँ तक माना, उन्होंने आपके 4 वर्णों की व्यवस्था को भी जो है आपका अपने शासन में जो है फ्लरिश होने दिया है, मगर जहाँ पर वो उनके रास्ते में आ रही थी फिर वहाँ पर उस व्यवस्था को उन्होंने माना भी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो एंडोगैमी की प्रैक्टिस करते थे, कज़न मैरिजेस वगैरह इनमें होती थी और ब्राह्मण्स ने इस बात को लेकर स्ट्रिक्टली नो कर रखा था, कज़न मैरिजेस वगैरह नहीं करनी है, कज़न मैरिजेस वगैरह से आपने बचना है, जहाँ तक हो सके कज़न मैरिजेस वगैरह आपको अवॉइड करनी है। मगर इन्होंने उसको नहीं माना, इन्होंने एंडोगैमी की प्रैक्टिस करी ना कि एक्सोगैमी की प्रैक्टिस करी, जिसका रिकमेंडेशन ब्राह्मण्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं काफ़ी कुछ आपको बताती हैं। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे जाति के बारे में और मोबिलिटी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 4 वर्णों की बात करी है, कास्ट वगैरह भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक शब्द के तौर पर, मगर वो सही शब्द नहीं है। अभी तक हम लोगों ने 4 वर्णों की या फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में बातचीत करी है। अब हम लोग बातचीत किसके बारे में करने वाले हैं, अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं जाति के बारे में और सोशल मोबिलिटी के बारे में। तो जाति जो थी वो भी, और एक बात और याद रखिएगा कि जाति और वर्ण सेम नहीं है। ठीक है, ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं, जाति इज नॉट इक्वल टू वर्ण। ठीक है, याद रखना है इस बात को, वर्ण एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है। क्या है वो समझेंगे तो अपना जो टॉपिक है जाति एंड सोशल मोबिलिटी का, मगर याद रखना है जाति जो है वो एक अलग चीज़ है। जाति लाइक वर्ण वाज आल्सो बेस्ड ऑन बर्थ। तो जिस तरीके से आप इनमें कॉमन बात क्या है कि वर्ण जो है वो भी आपका बर्थ के ऊपर बेस्ड था, जाति भी जो है वो बर्थ के ऊपर बेस्ड थी। हालांकि इसके बारे में फिर आपके जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना यह है कि इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है। वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड थी, बाद में जो है वो क्रिस्टलाइज होकर इस गलत तरीके से जो है समाज में एक्सेप्ट की गई।
गई, यही बात जाति के लिए कही जाती है। मगर एनसीईआरटी में जो लिखा है हम लोग उसी के साथ में चलेंगे कि जाति जो है वो भी वर्ण व्यवस्था की तरह बर्थ के ऊपर बेस्ड थी वो, बट द नंबर ऑफ वर्णास वेर फिक्स टू 4, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ जाति। इंटरेस्टिंग बात है, जाति और वर्ण में जो कॉमन बात निकल कर आती है, पहली चीज तो ये कि जाति और वर्ण सेम चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। जाति और वर्ण में जो कॉमन चीज निकल कर आती है वो यह है कि दोनों के दोनों बर्थ के ऊपर डिटरमाइन थे। जैसा आपका जन्म होगा उसी के बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि क्या आपकी जाति रहने वाली है, क्या आपका वर्ण रहने वाला है। हालांकि वर्ण और जाति में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि वर्ण सिर्फ 4 थे, वर्ण आपके फिक्स किए गए थे कि 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एंड वैश्य, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। मगर यहाँ पे जातियों के ऊपर इस तरीके का कोई नंबर नहीं लगा था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा था, जितनी चाहे उतने नंबर ऑफ जातियां आप बना सकते थे, जितनी चाहे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ जातियां हो सकती थी। इसके चलते भी इंडिया का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंस गया। मगर ये बात इंटरेस्टिंग है, याद रखने वाली है कि नंबर ऑफ वर्ण 4 थे, जाति वगैरह के ऊपर इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ था। इनफैक्ट जब भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ को ऐसा कोई नया सोशल ग्रुप मिलता था जिसको उनको 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल करना है और थोड़ी मुश्किलात आ रही है उस ऑक्यूपेशनल ग्रुप को कोई नाम देने में, वो 4 वर्णों की व्यवस्था जो है उसमें फिट आसानी से नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो उसको एक जाति का नाम दे देते थे और या फिर उसको एक जाति के रूप में क्लासीफाई कर देते थे। एंड ये जो जातियाँ वगैरह थीं इस तरीके से फिर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है याद रखने का, क्या वर्ण और जाति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बर्थ के ऊपर बेस्ड हैं, जन्म के ऊपर बेस्ड हैं, मगर दोनों में फ़र्क है। वर्ण सिर्फ 4 हो सकते हैं, उन 4 में से कोई एक वर्ण आपका हो सकता है, जाति आपकी कोई भी हो सकती है, या फिर जातियों के कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। याद रखिएगा, वर्ण सिर्फ 4 है, नंबर फिक्स्ड है, जातियों के नंबर फिक्स्ड नहीं है। मजे की बात यह है कि ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ को जब भी इस तरीके का कोई ग्रुप मिलता था जिसको या तो उनको आपका वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनाना है या फिर उसको जो है आप कोई नाम वगैरह असाइन करना है, या फिर किसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप को कोई नाम वगैरह असाइन करना है, मगर उसकी ऑक्यूपेशन या उसकी परिस्थितियों के चलते मुश्किलात आ रही है कि वो 4 में से किस वर्ण में रखा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में उस समस्या को थोड़ा सुलझाने के लिए वो उसको कोई जाति का नाम दे देते थे, या उस पर्टिकुलर कास्ट को या कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो है किसी को कोई जाति का नाम दे देते थे और उसके बेसिस पे फिर जो है उसको 4 वर्णों की व्यवस्था में से किसी एक वर्ण को असाइन कर दिया जाता था, या उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक जाति दे दी जाती थी और उस जाति के बेसिस पे कोई एक वर्ण आपको असाइन कर दिया जाता था। ये सारी की सारी चीज़ें चलती थी। इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जैसे जैसे अब आपको अलग अलग तरीके के आदिवासी मिल रहे थे, अलग अलग तरीके की ट्राइब्स मिल रही थी, उनके बीच में भी जो है आपस में आपका रहन सहन और आपका जो लाइफस्टाइल है या अपना जो लाइफ को लेकर कंडक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मिलते थे। वो जातियाँ या फिर वो आपके वनवासी जो आपको जंगल के थोड़ा सा पेरीफेरी पे देखने को मिलते थे, यानी कि जंगल में आप थोड़ा सा अंदर गए हो और वो आदिवासी आपको मिल गए, उनके जीने का तरीका अलग था। उन आदिवासियों से जो एकदम ही आपको अंदर की तरफ में मिलते थे, एकदम ही आपके जंगल के अंदर का इलाका है, अगर वहाँ पर आप आदिवासियों को तलाश रहे हैं तो ऑल टुगेदर अलग किस्म के आदिवासी हुआ करते थे। तो ऐसे अलग अलग आपके आदिवासी जो आपको मिल रहे हैं, जो वनवासी आपको मिल रहे हैं, इनकी जो जीने का तरीका है, इनकी जो शैली है, इनका जो पूरा अपना कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, जो लिविंग है, वो ऑल टुगेदर आपस में ही मेल नहीं खाता था। आज भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे कई सारी आपकी ट्राइब्स हैं, मगर उनके आपस में जो है, भले वो एक ही क्षेत्र में हज़ारों सालों से रह रहे हैं, मगर अपने सोशल नॉर्म्स एंड कंडक्ट ऑल टुगेदर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। अब इस तरीके की कई बार जातियाँ या इस तरीके की चीज़ें जब आपको देखने को मिलती थी जिनका आपस में एक्सेस कोई लेना देना नहीं है, आपस में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, आपस में बहुत सारे आपके जो है फ़र्क आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इनको क्लासीफाई करना है तो किस तरीके से किया जाए? 4 में से किसी भी वर्ण में ये फिट नहीं बैठ रहे हैं अपनी हरकतों के चलते या फिर अपने कंडक्ट के चलते, अपने बिहेवियर के चलते, तो फिर अब क्या किया जाए? तो आपने कोई एक पर्टिकुलर जाति का नाम दे दिया और उस जाति के बेसिस पे फिर आपने उसे किसी वर्ण को असाइन कर दिया। एग्जाम्पल इसका निषाद है। दूसरी तरीके से आपके जो गोल्ड स्मिथ वगैरह हो गए या स्वर्णकार हो गए, इनके ऑक्यूपेशनल ग्रुप को जो है आपने फिर वैश्य कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि ये सोने का काम करते हैं और सोने का अल्टीमेटली ट्रेड होता है। इस तरीके से आपने जो है जाति व्यवस्था वगैरह बनाई। तो जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन विद सम अदर वेयर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार अब ऐसा होता था कि एक ही पर्टिकुलर काम को करने में कई सारी जातियां लगी रहती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं सोने की,
सुनार जो है वो सोने का काम करते हैं, या आपने उनको स्वर्णकार वगैरह बोल दिया या सुनार बोल दिया, मगर वो सोना जो है कहीं ना कहीं से किसी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसी को जो है वो सोना एक्सट्रैक्ट कर लाना पड़ेगा। तो मजदूरी वगैरह जो आदमी करेगा वो हो गया, उस मजदूरी की मदद से जो सोना निकला वो उसको फिर साफ करके उसको फिर जो है आपका इस तरीके का शेप में लाना कि उसको बेचा जा सके, फिर उसको वो पूरे रास्ते ट्रैवल करा के वहाँ लेकर आना जहाँ सुनार रहते हैं, उनको फिर बेचना। अब ये पूरा का पूरा अपना एक नेटवर्क बन गया। बाकी हमको पता है कि इंडिया में सोना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तो फिर आपको बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब बाहर से किसी के साथ में आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेंगे जिससे सोना मिल सके, फिर उसके साथ पूरे व्यापार की व्यवस्था बनाना पड़ेगी, एक सप्लाई चेन बनाना पड़ेगी जिसके थ्रू सोना जो हिंदुस्तान में आएगा। सारे रास्ते आपको जो है सारे खतरों के ऊपर खेलते हुए एक पर्टिकुलर जगह पे वो सोना लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद में फिर उसके पूरे आपके उसके जो है आपके जेवर वगैरह बनेंगे और जो भी उसका इस्तेमाल होना है। तो कई बार एक ही का फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, सोने का बना हुआ सामान, जेवर या इस तरीके की चीजें वगैरह, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये निकल कर आ रहा है। मगर उस पूरे फाइनल प्रोडक्ट को लाने के लिए कई लोग लगे हुए हैं, सिर्फ अकेला सुनार तो उसमें नहीं लगा हुआ ना, कई लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कई बार अगर इस तरीके की जातियां होती थी जिनका एक कॉमन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन होता था, या जिनके एक्टिविटीज वगैरह मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ में जाती थी और वो इस फाइनल प्रोडक्ट के आउटपुट में उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता था, तो इस तरीके की जातियां कई बार अपने आप को गिल्ड्स में या कई बार अपने आप को श्रेणीज में जो है ऑर्गेनाइज कर लेती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरीके से आपकी जो है जातियों की अपनी अपनी अलग अलग सब ग्रुप्स वगैरह बनते चले गए, सब ग्रुप के भी फिर सब ग्रुप बनते चले गए। यानी कि वो आदमी जो सोने का काम कर रहा है उसको आपने सुनार बोल दिया, जो सोने की पच्चीकारी कर रहा है उसको आपने कुछ और बोल दिया, जो सोना आपके लिए लेकर आ रहा है कहीं से उसको आपने कुछ और बोल दिया, जो सोने की खदान में काम कर रहा है उसको कुछ और बोल दिया, सोने का जो आपका कैटेगराइजेशन कर रहा है उसको आपने कुछ और बोल दिया। मगर सबके सब लोग क्योंकि मिलकर अल्टीमेटली काम जो कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट में आपको जेवर या सोने की बनी हुई चीजें मिलेंगी, तो ये सबके सब लोग जो है कॉमन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब ने अपने आप को, ये सबके सब की जो जातियां हैं, ये सब आपस, इनके इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए आपने जो है इनको एक श्रेणी में या फिर एक गिल्ड में जो है ऑर्गेनाइज करवा दिया। इस तरीके के एग्जांपल्स वगैरह जो है आपको कई सारे देखने के लिए मिलते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है बियॉन्ड फोर वर्णास, और इसमें जो पहला सब टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है चार वर्णों की व्यवस्था और समाज में इंटीग्रेशन वगैरह लाया गया, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलें देखते हैं सर। तो ये जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बियॉन्ड फोर वर्णास, एंड इसमें जो अपना सब टॉपिक है इंटीग्रेशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन और साथ ही ये जो जाति व्यवस्था है जैसे जैसे आगे बढ़ी तो फिर इसको क्या क्या चैलेंजेस मिले एंड इसके नतीजे में फिर और क्या क्या चीज़ें हुई जिनका हिंदुस्तान के ऊपर आपको प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो भयावह हो, चाहे वो डिजास्टर्स हो, जो भी आपके प्रभाव वगैरह उन सबको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है दैट ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट देयर हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर सेक्शंस दैट वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज। इन संस्कृत टेक्स्ट दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ऑड और अनसिविलाइज्ड। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत बड़े लेवल पर आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अगर आप ऊपर नॉर्थ के इलाकों से चलना शुरू करें और नीचे साउथ के इलाकों तक आएँ तो आपको भाषा में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कपड़े जो पहनने का तरीका है उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, रहन सहन का जो तरीका है उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, खान पान का जो तरीका है उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सोशल कस्टम्स एंड नॉर्म्स जो है उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ में या वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जाते हैं तो आपको जो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है वो गजब की है। राजस्थान में रहने वाले लोग और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मध्य भारत में रहने वाले लोगों को अगर आप किसी तरीके से पहाड़ में रहने वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ में मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो एक ऑल टुगेदर अलग किस्म के लोग हैं। तो हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी हमेशा से थी। अब अगर आप ये बोलो कि इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में चार वर्णों की व्यवस्था और उसको आप जस का तस लागू करवा दोगे और हर जगह वो एग्जैक्टली एक ही जैसी लागू हो जाएगी और सब लोग उसको इक्वली मानने लगेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इंडिया में तो कम से कम ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में भी हिंदुस्तानियों के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर एक कमरे में दो हिंदुस्तानी बैठे हैं तो कम से कम 5 तरीके के ओपिनियंस वहाँ पे मौजूद हैं, 2 लोग और 5 तरीके के विचार। तो इस लेवल तक की जो है डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात थी, इस तरीके की डाइवर्सिटी वाले देश में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रखने वाले देश में 4 वर्णों की व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक, इधर राइट से लेकर लेफ्ट तक, आगे से लेकर पीछे तक, हर जगह जस की तस एग्जैक्टली एक जैसी लागू हो जाए
जाए, ये पॉसिबल था ही नहीं। ना आज पॉसिबल था, ना 5000 साल पहले पॉसिबल था, ना 15000 साल पहले पॉसिबल था, ना आज से 5000 साल बाद पॉसिबल हो पाएगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट अगर इसी तरीके की डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में बनी रही तो पॉइंट ये है कि इतनी डाइवर्सिटी वगैरह के चलते आपकी पॉपुलेशन में, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन में हमेशा इस तरीके के सेक्शंस वाले लोग थे जो कभी भी पूरी तरीके से जो है ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के साथ में इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूरी तरीके से ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के साथ में ये इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे। ये ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को पूरी तरह से नहीं मानते थे, या ब्राह्मण जिस तरह से चाहते थे कि भाई इसको फॉलो किया जाए उस तरीके से पूरी तरीके से वो उस व्यवस्था वगैरह को फॉलो नहीं करते थे, उसका पालन नहीं किया करते थे। संस्कृत में कई बार इन लोगों को जो है डिस्क्राइब किया जाता था ऑड या फिर अनसिविलाइज्ड के तौर पर। संस्कृत के जो टेक्स्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए, इस तरीके के आपके जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि इस तरीके के जो लोग हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता था ऑड या फिर अनसिविलाइज्ड के तौर पर। दूसरे जो लोग थे हु वर व्यूड विद सस्पिशन इंक्लूडेड नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, नॉन संस्कृत लैंग्वेज स्पीकर, दैट इज मलेच्छ। तो एक तो वो लोग हो गए जो पूरी तरीके से ब्राह्मणिकल आइडिया उसको फॉलो नहीं करते, जो 4 वर्णों की व्यवस्था का पार्ट जरूर है, किसी ना किसी वर्ण का हिस्सा है, कोई ना कोई जाति में भी आते हैं, मगर उन्होंने पूरी तरीके से ब्राह्मणिकल आइडियाज को फॉलो नहीं किया, या फिर जो उनका आइडियल तरीका होना चाहिए कंडक्ट का उसको फॉलो नहीं करते। इस तरीके के लोगों को कई बार ऑड या फिर अनसिविलाइज्ड के नाम से बुलाया जाता था। इसके अलावा और भी लोग थे जिनको सस्पिशन की निगाहों से देखा जाता था, ठीक है जी। इसके अलावा और भी लोग थे जिनको सस्पिशन की निगाहों से देखा जाता था, या जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, मतलब जिनको देखकर लगता था कि शायद ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका सही से पालन नहीं कर रहे, या फिर ये शायद उससे बाहर के लोग हैं या फिर उसके विरोधी हैं, इस तरीके की चीज़ें। इसमें कौन कौन शामिल थे? सबसे पहले तो आपके जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि जो बंजारे हुआ करते थे और एक से दूसरी जगह मूव करने वाले जो घुमक्कड़ आपके बंजारे हुआ करते थे, वो इसमें शामिल हैं, जो अपने जानवरों को लेकर एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। कई बार आपने देखा होगा गडरिये वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में अपनी भेड़ों को लेकर चराने के लिए आ जाते हैं और कुछ वक्त तक वहाँ रुकते हैं, उसके बाद कहीं और निकल जाते हैं। इस तरीके के जो नोमैडिक आपके पेस्टोरलिस्ट होते हैं, एक तो उनको लेकर जो है ये सस्पिशन वगैरह था, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि ये जिस तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे उसके चलते चारों वर्णों में से किसी में भी रखना, क्लासिफिकेशन इनको देना, उसके अनुसार इनकी ड्यूटीज़ बनाना और उसके बाद उनका उनसे पालन करवा लेना बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था। दूसरा ये कि जो संस्कृत भाषा नहीं बोला करते थे या संस्कृत से डिराइव्ड लैंग्वेज नहीं बोला करते थे, नॉन संस्कृत स्पीकिंग जो लोग हुआ करते थे, सेंट्रल एशिया वगैरह से आए हुए जो लोग थे खासतौर पे, जिनको मलेच्छ बोला जाता था, उनको लेकर जो है सस्पिशन वगैरह था और जनरली इन लोगों को लुक डाउन किया जाता था। लुक डाउन का मतलब यह है कि इनको कंटेम्प्ट की निगाहों से देखा जाता था, इनसे बचने की कोशिश की जाती थी और सारी की सारी चीजें इन लोगों को अवॉइड किया जाता था। फिर भी आपका जो शेयरिंग ऑफ आइडियाज है बिटवीन दीज पीपल एंड फ्रॉम दीज पीपल वो चलता रहा। इनसे भी लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा, इनको भी अडॉप्ट किया, इनको भी एक्सेप्ट किया। ये नहीं है कि समाज ने पत्थर मार के भगा दिया, ये अपना जीते रहे। इनसे भी जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है समाज ने ली और समाज से भी इन्होंने कुछ चीज़ें ली, तो आपस में एक आदान प्रदान आपका आइडियाज़ का और बाकी सारी चीज़ों का चलता रहा और एक कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम या फिर एक बैलेंस की स्थिति बन गई। काफ़ी हद तक जो है इसको फिर मेंटेन किया गया। Some people were being considered as being outside the system. However, among those within the system, sharper social divides developed. तो खैर ये सारे तो वो लोग थे जब समाज के या 4 वर्णों की व्यवस्था का हिस्सा हुआ ही नहीं करते थे, जिनको 4 वर्णों की व्यवस्था का हिस्सा माना नहीं गया। समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया कि जैसे जीना जियो। वक्त के साथ में जो दोनों तबके हैं, वो हिस्सा जिसको 4 वर्णों की व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना गया, उसने भी कुछ चीज़ें सीखी। जो 4 वर्णों की व्यवस्था के समाज के हिस्से थे, जो इनसे इंटरेक्ट करते थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें सीखी और आपस में एक इक्विलिब्रियम की स्थिति बन गई। मगर वो लोग जो 4 वर्णों की व्यवस्था का पार्ट थे, इनके बीच में कई आपके काफी सारे शार्प सोशल डिवाइड जो हैं वो डेवलप होने लगे। वर्ण व्यवस्था की कहानी क्या थी, या वर्ण व्यवस्था की पूरी व्यवस्था जो है खराब कैसे हुई, जाति व्यवस्था किस तरीके से जो है इतना ज्यादा आपका कह सकते हैं कि सांस रोकने वाला साबित हो गई। उसकी वजह ये थी कि जो व्यवस्था थी, ये 4 वर्णों की व्यवस्था या जाति व्यवस्था, इसमें शार्पर सोशल डिवाइड डेवलप हो गए। पहले तो ये था कि आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो तो आप उसके बेसिस पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य हो, एंड आप, मगर अब ऐसा नहीं था कि आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कि, या फिर आपस में जो है उठना बैठना नहीं है, आपस में जो है आपका किसी तरीके का कोई सोशल कांटेक्ट नहीं है, इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। चीज़ें थी, लोग उठते बैठते थे, आपस में एसिमिलेट करते थे, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी। मगर जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ा और कुछ प्रोफेशंस वगैरह या कुछ वर्णों को जो है सो कॉल्ड एक तरीके की सुपीरियरिटी मिली, और कुछ वर्ण या कुछ प्रोफेशंस वगैरह जो थे उनको एक तरीके की से आपको लुक डाउन किया जाने
लगा, उसके चलते एक बहुत कह सकते हैं शार्प सोशल डिवाइड जो है हिंदुस्तान के समाज में डेवलप होने लगा, और उसके असर जो है हम लोग आज तक देख रहे हैं, उसके असर से हम लोग आज तक निकल नहीं पाए। इसी के नतीजे में आपके कुछ कम्युनिटीज़ या आपके कुछ सेक्शन जो थे समाज के, उनको अनटचेबल्स के तौर पर क्लासीफाई किया गया। उनके लिए जो एक बड़ा गंदा शब्द इस्तेमाल किया गया वो कहलाया अछूत। बहुत तकलीफदायक चीज़ें हैं जो और मगर इनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक हिस्सा है और इसने हमारे इतिहास के एक बड़े सेक्शन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट में रखा है। तो अब ये जो रिजल्ट, ये जो आपके सोशल डिवाइड्स वगैरह निकल कर आए, इन सोशल डिवाइड्स के चलते आपकी समाज के कई सारे जो लोग हैं उनको अनटचेबल्स के तौर पर जो है क्लासीफाई किया गया। उनको ये बोला गया कि भाई आपको छुआ नहीं जा सकता, आप अछूत वगैरह हैं। अब ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था अनटचेबिलिटी का, ये बेसिकली इस बात के ऊपर बेस था कि कुछ चीजें ऐसी हैं खास तौर पे जिनका रिचुअल्स वगैरह के परफॉर्मेंस से लेना देना है, वो सेक्रेड है, वो पवित्र है और उनको प्योर के रूप में क्लासीफाई किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कनेक्टेड हैं, आप जिनमें से स्पेसिफिकली जो एक्टिविटीज वगैरह आपका कनेक्टेड है रिचुअल्स वगैरह के परफॉर्मेंस के साथ में, और इनको जो है सेक्रेड माना गया, इनको पवित्र माना गया, इनको प्योर माना गया। इसी का उल्टा, इसी के कॉन्ट्रास्ट में ये बोला गया, इसी के कॉन्ट्रास्ट में ये बात कही गई कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको पॉल्यूटिंग माना गया, जिसको करने से आप अपवित्र होते हैं, वो आपको पॉल्यूट करती हैं। जैसे कि आपकी जो लाशें हैं, चाहे इंसानों की हो चाहे जानवरों की हो, उनकी लाशों को या उनके कॉर्प्सेस को हैंडल करना और उनको जो है ठिकाने लगाना, उनको फिर उनका अंतिम संस्कार या क्रिया वगैरह करना, ये सारी की सारी चीज वगैरह जो है इसको आपका पॉल्यूटिंग माना गया। ये जो टास्क वगैरह थे वो जिन लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे उनको बोला जाता था चांडाल्स या चांडालास। चांडाल्स बोला जाता है हिंदी में, चांडालास वही अंग्रेजी में उन्होंने लिख रखा है तो अपन चांडाल बोलेंगे। दे वेर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ हायरार्की एंड देयर टच वाज रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग बाय दोज एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब इनको जो है आपके पूरी की पूरी हायरार्की में सबसे नीचे रखा गया था, यानी कि 4 वर्णों की व्यवस्था और पूरी जो जाति व्यवस्था है उसमें सबसे नीचे जो व्यक्ति है, जो आपका तबका आया करता था, उसको बोला जाता था चांडाल्स। एंड इन लोगों को ये बोला जाता था कि भाई अगर आपने इनको टच कर लिया या इनको जो है आपने छू लिया तो फिर आप अपवित्र हो जाएंगे, आप पॉल्यूट हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बात बड़ी बेवकूफ़ी भरी लगती है, बहुत अजीब लगती है, बहुत गलत लगती है, मगर ये व्यवस्था एक ज़माने में डेवलप हो गई थी। तो याद रखिएगा इस बात को कि आपका जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ। 4 वर्णों की व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था का जो पूरा अपना कंसेप्ट वगैरह था, इसमें शार्पर सोशल डिवाइड्स वगैरह डेवलप हुए और समाज के एक हिस्से को इन सोशल डिवाइड्स के चलते अनटचेबल्स की कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। अब ये अनटचेबिलिटी कैसे आई प्रैक्टिस में, उसका हिसाब किताब क्या है कि एक नोशन था, एक आपका कंसेप्ट या फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको अगर आप करोगे तो भाई वो प्योर मानी जाती हैं, वो पवित्र मानी जाती हैं, या फिर ऐसा माना जाता है कि ये एक्टिविटीज़ वगैरह को सेक्रेड की कैटेगरी में रखना है, सेक्रेड के तौर पे क्लासीफाई करना है। इसी के शार्प खास तौर पे आपके जो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह हैं, यज्ञ हो गया, हवन हो गया, इस तरीके की चीज़ें, इसी के शार्प कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो डेवलप हुई, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ को ऐसा माना गया जो पॉल्यूट करती हैं या फिर जो अपवित्र करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो अपवित्र करती हैं, जो पॉल्यूट करती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ को ऐसा माना गया, स्पेशली जो आपका रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह के परफॉर्मेंस वगैरह से रिलेटेड थी कि भाई ये सेक्रेड है, ये प्योर है, और कुछ एक्टिविटीज़ को ऐसा माना गया जो खास तौर पे आपका जो है पॉल्यूट करती हैं या जो इनको करने से आप अपवित्र होते हो। कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको जिनको पवित्र माना गया, जो करने से आप पवित्र होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जिनको अपवित्र माना गया, जो करने से आप अपवित्र होते हैं। अब ये जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लाशों को हैंडल करना है, इस तरीके की चीज़ें कौन परफॉर्म कर रहा है? चांडाल्स परफॉर्म कर रहे हैं, और इनको जो है सोशल स्टेटा के, सोशल क्लासिफिकेशन या हायरार्की के सबसे लोअर लेवल पर इनको रखा गया था। अब सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का जो अपना जो ये टॉपिक है, इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि मनुस्मृति जो है, जो आपका एक इंपॉर्टेंट धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र माना जाता है, उसमें चांडाल्स की क्या ड्यूटी या क्या कंडक्ट्स वगैरह जो हैं वो बताए गए हैं या किस तरीके से उनको ले डाउन किया गया, देखते हैं उसे। पहला तो ये बोला गया कि भाई ये जो चांडाल्स हैं इनको गांव के बाहर रहना है, प्लस इनको जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, जो आपके डेड बॉडीज वगैरह हैं उनके क्लोथ्स वगैरह को पहनना, और इनके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होंगे वो आयरन के बने होंगे, वो लोहे के बने हुए होने चाहिए। ठीक है, चांडाल्स की ड्यूटी क्या बोली गई कि भाई आप एक तो गांव के बाहर रहेंगे, दूसरी बात ये कि आप डिस्कार्डेड विलेजेस या डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप जो डेड बॉडीज हैं उनके जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं वो पहनेंगे, और आप आयरन वगैरह के ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, पहला। दूसरा ये, दे कुड नॉट वॉक इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट। याद रखिएगा, ये रात के वक्त में गांव में या शहर में मूव नहीं कर सकते थे, रात के वक्त में गांव
गांव या शहर में ये वॉक नहीं कर सकते थे। तीसरा, दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स। इनको एक जिम्मेदारी ये दी गई थी कि अगर ऐसी कोई डेड बॉडीज वगैरह हैं जिनका कोई रिलेटिव नहीं है तो आपको उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और आपको एग्जीक्यूशनर के तौर पर जो है काम करना पड़ेगा। अगर किसी को सजा दी गई है, मौत की सजा वगैरह दी गई है, तो उसको फिर अल्टीमेटली वो सजा को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसको अगर मृत्युदंड देना है तो वो मृत्युदंड अल्टीमेटली फिर आप देंगे। आपके बाद में जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे, फाजियान, जो आपका 5th या 4th सेंचुरी में आए थे, कई लोग 5th सेंचुरी बोलते हैं, कई लोग 4th बोलते हैं, तो 4th 5th सेंचुरी कॉमन एरा में जब फाजियान आए थे, इन्होंने जो है अनटचेबल्स के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि जब अनटचेबल्स एंटर करते थे, कहीं पे चलते थे, तो उनको अपने साथ में क्लैपर लेकर चलना पड़ता था, स्ट्रीट पे वो बजाते हुए चलते थे ताकि लोग जो हैं उनको पता चल जाए कि अनटचेबल्स आ रहे हैं और अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं उनको देखने से तो वो वहां से हट जाएं। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक जो दूसरे आपके चाइनीज पिलग्रिम जो हुए ह्यूनजैंग, जो ये 7th सेंचुरी में आए थे, इन्होंने, यानी कि अगर 5th सेंचुरी सी से माना जाए तो 6th 7th लगभग 200-300 साल बाद जब ये आए थे, तो इन्होंने जो देखा, इन्होंने ये पाया कि एग्जीक्यूशनर और स्कैवेंजर जो है इनको शहर के बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता था। इनसे बोला जाता था कि भाई तुम शहर के बाहर रहो। तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से जो है एक बहुत माइजरेबल किस्म की जिंदगी जो है चांडाल्स वगैरह को जीना पड़ती थी, या जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट चला, इसके चलते कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज जो उनको कितनी ज्यादा बुरी चीजों का सामना या तकलीफों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम है बियॉन्ड बर्थ। इसमें अब हम लोग रिसोर्सेज एंड स्टेटस के बारे में बातचीत करेंगे और उसमें भी जो पहला टॉपिक है वो है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। चलें देखते हैं सर। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, पैटर्नल एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग सन्स आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर टू द एल्डेस्ट। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। However, they were allowed to retain gifts they received on occasion of marriage as stridhan, that is women's wealth. This could be inherited by the children without the husband having any claim on it. At the same time, Manusmriti warned women against holding of family's property or even their own valuable without the permission of the husband. तो यहाँ पर ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़े। इस टॉपिक में अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, या प्रॉपर्टी में आपकी 2-3 चीज़ें आती हैं। पहला तो लैंड आती है ना जी, उसके बाद में दूसरा आपके रिसोर्सेज आते हैं। अब रिसोर्सेज में आपका मनी भी हो सकता है, मनी के अलावा फिर आपके कैटल भी हो सकती है, गाय वगैरह हो गई। इसके अलावा आपका ज्वेल्स वगैरह भी हो सकते हैं, और इसी तरीके की दूसरी भी चीज़ें वगैरह जो हैं इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, लैंड हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, और रिसोर्सेज में फिर कई सारी तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। मगर मोर और लेस प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम लोग उस टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये नहीं था कि किसी के पास में शेयर थे और किसी के पास में किसी पर्टिकुलर कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी रखी हुई थी तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं था। मोर और लेस प्रॉपर्टी का मतलब होता था या तो ज़मीन, और ज़मीन के साथ साथ आपके रिसोर्सेज। इसमें आपका घर वगैरह भी आ जाता था, हाउस, हवेली, कोठी, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी। और अगर आप राजा हो तो फिर इसमें थ्रोन भी आ जाता था, थ्रोन के साथ में आपकी दूसरी चीज़ें, पावर्स और बाकी सब नाटक भी आ जाते थे। अब पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये दोनों आपके जो जेंडर थे, मेल और फीमेल्स, उसमें किस तरीके से डिवाइड होती थी, मेल और फीमेल्स में जेंडर प्रॉपर्टी को लेकर किस तरीके का एक्सेस था, उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो मनुस्मृति को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि पैटर्नल एस्टेट जो है, यानी कि जो पिता की संपत्ति है, वो बेटों के बीच में बराबरी से बंटती थी पिता की या फिर पेरेंट्स की डेथ के बाद में। और मगर इसमें भी आपका जो बड़ा बेटा होता था उसको एक थोड़ा सा स्पेशल शेयर मिलता था। बात को समझिएगा, इस बात को, इंटरेस्टिंग है कि आप, मनुस्मृति क्या बोल रही है कि अगर पिताजी जो हैं या फिर आपका जो पैटर्नल एस्टेट है, पिता की जो संपत्ति है, वो किन के बीच में बटेगी, वो बेटों के बीच में बटेगी। इसके पीछे का लॉजिक या कंसेप्ट क्या दिया गया था कि बेटे जो हैं वो पिता के वंश को या पिता के नाम को आगे लेकर चलेंगे। लड़कियों को जो ना देने के पीछे का कंसेप्ट या लॉजिक था वो ये था कि वो पिता के वंश को आगे नहीं बढ़ाती हैं, वो किसी और के घर में ब्याही जाती हैं और उस व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाती हैं। जो बेटे होते हैं पिता के, वो पिता के वंश को आगे बढ़ाते हैं, पिता के नाम को या पिता की लीनियज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पिता की प्रॉपर्टी में जो आपका शेयर बनता है वो उन्हीं का बनता है। तो मनुस्मृति के अनुसार पहली चीज़ तो ये कि जो आपको शेयर बनेगा प्रॉपर्टी में वो सारे लड़कों का बनेगा और इक्वली डिवाइड होगा उनके बीच में, मगर आपका जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, एक स्पेशल शेयर आपको जो है दिया जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ लें कि एक केक जो है उसके 4 हिस्से होने हैं, 4 आपके डिवीजन
सन्स वगैरह होंगे और 4 हिस्से आपके, 4 हिस्सों में से अब एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा जो बड़ा वाला बेटा है उसका जो हिस्से की पाई है वो थोड़ी सी बड़ी आएगी, और उसके बाद जो बचा हुआ केक है वो बराबर बराबर 3 हिस्से करके 3 भाइयों में बांट दिए जाएंगे। अगर 4 भाई हैं तो सबसे बड़े वाले को एक तो जितना तीनों भाइयों को मिल रहा है उतना ही मिलेगा, मगर साथ में थोड़ा सा स्पेशल शेयर दिया जाएगा, और बाकी तीनों को बराबर बराबर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पिता की मृत्यु होने के बाद में या पेरेंट्स की मृत्यु होने के बाद में उनकी पैटर्नल एस्टेट चारों भाइयों में या फिर जितने भी आपके भाई हैं या जितने भी आपके उनके बेटे हैं उनमें बराबर बढ़ती थी, बस बड़े वाले को थोड़ा सा स्पेशल शेयर दिया जाता था। ये एक बात है। एक्सप्लिसिटली लिखा है कि महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं उनको किसी भी तरीके से रिसोर्सेज में या फिर आपकी जो भी प्रॉपर्टी या धन संपत्ति है इसमें किसी तरीके का कोई क्लेम देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई क्लेम वो इसमें नहीं कर सकती। लॉजिक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लड़कों से फिर ये माना जाता था कि पिता का नाम या उनका वंश आगे चलता है, और लड़कियों से ये माना जाता था कि भाई आप पराया धन है। अब ये पराया धन वाला कंसेप्ट कैसे आया इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, स्त्री धन, कन्यादान, पराया धन, वो सारी बातें। तो आपकी हमने शादी कर दी है, अब आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो किसी दूसरे व्यक्ति के वंश का नाम आप आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आपका जो है शेयर नहीं बनता। हालांकि मनुस्मृति ने महिलाओं के लिए थोड़ा सा जो है कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं। उन्होंने ये बोला है कि जब एक बेटी की शादी होगी, एक लड़की की जब शादी की जाती है तो उसको जो भी जेवर या फिर जो भी आपके महंगे कपड़े और बाकी सारे गिफ्ट दिए जाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस लड़की की संपत्ति होती है, और उसको स्त्री धन बोला जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है वुमेन्स वेल्थ। याद रखिएगा, यहाँ पे स्त्री धना लिखा हुआ है अंग्रेजी में, मगर हिंदी में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, या संस्कृत में भी इनफैक्ट इसको स्त्री धन ही बोला जाता है। कई दूसरी आपकी लैंग्वेजेस में इसको स्त्री धन ही बोला जाएगा, जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह है। याद रखिएगा इस बात को कि मैरिज के वक्त में डॉटर को जो भी गिफ्ट दिए गए हैं, ठीक है जी, जो भी गिफ्ट दिए गए हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो उस लड़की की या फिर उस महिला की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है जी, वो उस लड़की की या फिर उस महिला की प्रॉपर्टी हो जाएगी, और उसके लिए स्पेसिफिक जो नाम इस्तेमाल किया गया वो क्या है, वो नाम है स्त्री धन। ठीक है, याद रखना है, इसको क्या बोला गया है, स्त्री धन बोला गया। अब ये जो स्त्री धन है ये आज तक जो है इंडिया में इस्तेमाल होता है ये शब्द। आज भी अगर कहीं पे मतलब किसी लड़की को कोई गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं जैसे जेवर वगैरह हो गए या इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो इसको स्त्री धन में काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार कोर्ट कचहरी के मुकदमों में ये शब्द कई बार सुनने में आता है कि ये जो चीज़ है वो तो लड़की का स्त्री धन है वगैरह वगैरह। तो वो स्त्री धन का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है, और स्त्री धन में जनरली वो सारी चीज़ें, गिफ्ट्स और जेवर, ज्वेलरी और सारी चीज़ें आती हैं जो उस वक्त में दी गई थी जब आपका शादी वगैरह की गई थी। खैर, अब ये जो स्त्री धन है इसको वो महिला की प्रॉपर्टी हो गई, तो फिर अब महिला के बाद में उस लड़की के बाद में, उस बच्ची के बाद में उनको कौन इनहेरिट करेगा, वो किसके पास जाएंगी? तो इसका भी जवाब आपको मनुस्मृति में देखने के लिए मिलता है। उसमें ये बोला गया है कि बच्चों के बाद में, ये आपकी जो महिला है उसके बाद में ये जो उसका स्त्री धन है वो उसके बच्चों के द्वारा इनहेरिट किया जाएगा, उनके बीच में आपस में बराबरी से बांट दिया जाएगा, और उस महिला का जो पति है उसका इसमें कोई क्लेम नहीं होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इस बात को, और इसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये दिया गया है कि जो इस महिला का जो स्त्री धन है वो उसके पति के द्वारा नहीं दिया गया था। याद रखिएगा इस बात को, ये जो महिला है इसका जो स्त्री धन है वो इसके पति के द्वारा तो दिया नहीं गया है। शादी हुई थी तो उसके पिता ने जो भी कन्यादान करते वक्त में गिफ्ट और बाकी सारी चीज़ें दी थी, वो उसमें जो है स्पेसिफिकली उसको जेवर और जो भी आपकी बाकी प्रेशियस चीज़ें दी गई थी वो सब कुछ स्त्री धन में काउंट होगा। तो क्योंकि ये जो गिफ्ट है वो महिला को उसके पिता से मिला है, इसलिए इसमें आपका जो पति है उसको कोई शेयर या कोई स्पेसिफिक उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा इसको ध्यान से, कि अगर कन्यादान करते वक्त लड़की के पिता ने लड़के को या फिर वर को कुछ स्पेसिफिक गिफ्ट अपनी तरफ से दिए हैं तो वो स्त्री धन में काउंट नहीं होता है, वो फिर उस लड़के को दिया गया गिफ्ट है, उसको फलदान मान सकते हैं या जो भी आपने दान वगैरह या गिफ्ट वगैरह मानना है वो सारी चीज़ें हैं। मगर अगर लड़की को स्पेसिफिकली कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, दोनों को साथ में दिया जा रहा है कोई गिफ्ट, तो भी जो है उसमें शेयर बनता है। मगर अगर लड़की को स्पेसिफिकली कोई गिफ्ट दिया जा रहा है लड़की के पिता के द्वारा, तो उसमें फिर लड़के का, जिसने उससे शादी करी है, उसका कोई शेयर नहीं बनता। फिर वो जो आपकी प्रॉपर्टी जो भी चीजें बनती हैं उसको इनहेरिट करने का या उसको उसके ऊपर क्लेम करने का राइट उस लड़की के बच्चों का होगा, ना कि उसके पति का होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को कि स्त्री धन को क्लेम कौन कर सकता है, उस महिला के बच्चे क्लेम कर सकते हैं, उसका पति उसे क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात का। एट द सेम टाइम मनुस्मृति में एक बात और लिखी हुई है, उसमें महिलाओं को वार्न किया गया है, उसमें महिलाओं को यह चेतावनी दी गई है कि भाई आप अपने जो पति के घर की प्रॉपर्टी वगैरह है उसको होल्ड नहीं करेंगी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी जो है आप उसे होल्ड नहीं करेंगी। होल्ड
करने का मतलब क्या, जमीन में कहीं पे आपने धन गाड़ के रखा हुआ है, इस तरीके की चीजें आप नहीं करेंगी। तो ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि मनुस्मृति वार्न वुमेन्स अगेंस्ट होर्डिंग फैमिलीज प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड, कि अगर आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है, आपका जो खुद का स्त्री धन है, उसे भी कहीं पे होल्ड मत करो, उसे भी कहीं पे गाड़ के मत रखो। साथ ही साथ जिस फैमिली में आपको ब्याह गया है उसकी भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके अधीन अगर आई है, उसको अगर देख रेख करने की या देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो उसमें भी वैल्यूएबल्स या इस तरीके की चीज़ों की आपने होल्डिंग वगैरह नहीं करनी है। अगर ऐसा लगता है, परिस्थितियां ऐसी बनी है कि आपको होल्डिंग करनी ही पड़ेगी, तो फिर उसके लिए आप अपने पति की परमिशन लेंगे और उसके बाद में आप वो काम करेंगे, उसके बिना ये काम नहीं होता। याद रखिएगा इस चीज़ को कि मनुस्मृति ने स्पेसिफिकली बोला है महिलाओं को कि भाई अपनी खुद की जो स्त्री धन या प्रॉपर्टी है उसको भी आप होल्ड मत करिए, आपके पति की जो प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट करी है, आपको जो मिली है, आप उसको भी जो है होल्ड अप मत करिए, उसे भी कहीं पे गाड़ करिए, इस तरीके की चीज़ें कर कर मत रखिए। अगर ऐसा करेंगी तो ये चीज़ भाई ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें तो बेटर रहेगा। दो वुमेन्स वर जनरली नॉट अलाउड टू ले क्लेम्स ऑन द प्रॉपर्टी, बट फ्रॉम एपिग्राफिकल एंड टेक्सुअल एविडेंस वी फाइंड दैट अपर क्लास वुमेन मे हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक कैटल, like land, cattle and money that were generally controlled by men. Example is Prabhavati Gupta. But social differences between men and women were sharp due to differences in access to resources. तो यहाँ तक जो हमारी बातचीत है उसमें हमने देख लिया कि महिलाएं जो हैं किसी भी तरीके का कोई क्लेम वगैरह अपने पिता की प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकती थी, या फिर इन जनरल भी अगर बात की जाए जो पति के घर में भी गई हैं तो वहाँ पर भी अगर आपकी प्रॉपर्टी में ज़मीन हो गई, कैटल हो गई या रिसोर्सेज हो गए तो वो किसी पुरुष के द्वारा ही जो है ओन किए जाते थे। महिलाएं उसमें भी जो है कोई ओनरशिप अपनी क्लेम नहीं कर सकती थी। मगर ये तो खैर अब एक जनरल बात हो गई जो थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है जी। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। स्पेसिफिकली मनुस्मृति में ये सारी बातें वगैरह जो हैं दी गई हैं कि महिलाएं जो हैं वो प्रॉपर्टी वगैरह में एज सच आपका लैंड में, रिसोर्सेज में या फिर कैटल में जो है कोई शेयर वगैरह क्लेम नहीं कर सकती। ये थ्योरी में लिखा गया, तो ये सारी की सारी बातें थ्योरेटिकल हैं। अगला सवाल ये उठता है कि इस थ्योरी का एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना ज़्यादा है। इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना ज़्यादा है अब हमको ये पता करना है। इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना होगा ये हमको देखना है। तो अल्टीमेटली अब ये चीज़ चेक करने के लिए कि ये थ्योरी का कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे प्रभावती गुप्ता के एग्जाम्पल से। देखिए एपिग्राफिकल और थ्योरी में तो लिखा गया है कि महिलाओं को जो है किसी भी तरीके का आप कोई प्रॉपर्टी में क्लेम वगैरह नहीं देंगे और वगैरह वगैरह। मगर जो भी आप एपिग्राफिकल एविडेंसेस वगैरह उठाते हैं, जो शिलालेख वगैरह आप देखते हैं और जो टेक्सुअल एविडेंसेस वगैरह आप देखते हैं, जो आपको उस कालखंड में जो दूसरी किताबें या दूसरा आपको जो सोर्सेज या टेक्स्ट वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, उसकी मदद से हमको ये पता चलता है कि आपकी अपर क्लास में शायद जो महिलाएं थीं उनका रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर कुछ कंट्रोल था, उनका रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर कुछ एक्सेस हुआ करता था। इसका सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का ना सिर्फ जो है उनके पास में उन्होंने बाकायदा ज़मीनों के ऊपर और रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर अपना जो है क्लेम रखा या उसके ऊपर एक ओनरशिप रखी, मगर बाकायदा अपने नाम से उन्होंने इसको ग्रांट भी दिया है। उन्होंने मंदिरों को, मठों को इस तरीके से उन्होंने अपने जो ग्रांट वगैरह हैं काफ़ी बड़े लेवल पर दिए भी हैं। तो ये भी एक बात है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मगर फिर वही बात आ जाती है कि शायद ये अपर क्लास की महिलाओं तक ही सीमित था, या फिर हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता एक बहुत आप कह सकते हैं रेयर एक्सेप्शंस हैं। अब हम लोग ये नहीं, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। वी कैन नॉट जनरलाइज। पहली चीज, हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता एक रेयर एक्सेप्शन हो सकता है कि अपर क्लास
में ये नॉर्म वगैरह आपको देखने को मिलता हो, मगर परफेक्ट तौर पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इतना तय है कि हाँ, यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है। प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल एक ठेंगा दिखाता है उन सारे टैक्स वगैरह को जिसमें वो बातें लिखी गई थी कि महिलाओं के हाथ में कुछ शेयर वगैरह प्रॉपर्टी का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, महिलाओं के हाथ में कोई शेयर वगैरह प्रॉपर्टी का नहीं होना चाहिए। ठेंगा दिखाती है इस तरीके की इन सारी चीज़ों का या इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन में प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल जो है हमारे पास में शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हुआ है। हालांकि ये अगर एग्जाम्पल हम लोग मान भी लें कि एक्सेप्शन के तौर पर या इस तरीके की चीज़ें, तो भी एक इतना तो क्लियर है कि जनरली महिलाओं को जो है रिसोर्सेज वगैरह में कोई एक्सेस नहीं मिलता था, और इसके चलते हुआ ये कि बहुत ज़्यादा शार्प डिफरेंसेस वगैरह जो हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज वगैरह में डेवलप हो गए। बहुत ज़्यादा शार्प डिफरेंसेस वगैरह जो हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज में डेवलप हो गए। उसके नतीजे में पुरुषों ने ही जो है ओवरऑल सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखा। महिलाओं के एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के अगर देखा जाए तो ऐसा उन्हें कंट्रोल नहीं मिला। और इस सब के कारण भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पितृसत्तात्मक सोसाइटी जो हिंदुस्तान में बनी है, या फिर जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बनकर तैयार हुई है, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी हिंदुस्तान में बनी है, पेट्रियार्कल जो सोसाइटी हिंदुस्तान में बनकर तैयार हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा सकता है कि रिसोर्सेज वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल एक्सेस हुआ करता था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आता है कि अगर चलें वेल्थ वगैरह एक्वायर करने को लेकर इतने सारे जो अलग अलग आपके तरीके हैं, तो उसमें से अब कौन कौन सा जो जेंडर जो है वो किस किस तरीके से वेल्थ एक्वायर कर सकता है, कितने मेथड्स होते हैं वेल्थ एक्वायर करने के, थोड़ा सा उस पर भी बात की जाए। तो मनुस्मृति ने ये बोला है कि पुरुषों के पास में वेल्थ एक्वायर करने के 7 तरीके हैं और महिलाओं के पास में वेल्थ एक्वायर करने के 6 तरीके हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, पुरुषों के पास में वेल्थ एक्वायर करने के 7 तरीके हैं और महिलाओं के पास में वेल्थ एक्वायर करने के 6 तरीके हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो पुरुषों के जो तरीके आते हैं उसमें एक तो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि आपको आपके पिताजी से जो है जो भी आपको संपत्ति वगैरह मिली है, या फिर आपके जो गार्जियन हैं, आपके जो पालक हैं, आपके जो पालन करता हैं, उनसे अगर आपको अगर कुछ संपत्ति वगैरह मिली है इनहेरिटेंस में, तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा आप फाइंडिंग्स का मतलब है कि आपको कहीं पर अगर कुछ धन वगैरह जो है मिल गया तो वो आपका हो सकता है। तीसरा, आप किसी को पैसे वगैरह देकर कुछ रिसोर्स या कुछ प्रॉपर्टी या कोई उस तरीके की चीज़ खरीदोगे तो वो आपकी ओनरशिप में आएगी। चौथा, कॉन्क्वेस्ट, कि अगर आप किसी को सब्जुगेट करोगे, हमला करके बाय फोर्स किसी से कोई चीज़ जीतोगे तो वो इसमें आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट, कि आपने किसी चीज़ में अगर अपना धन लगाया है और उसके मदद से जो है फिर आपने उसमें से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न्स वगैरह बनाए तो वो इसमें आ जाता है। अगली चीज़ आती है कि आपने काम किया और काम करने के बदले आपको फिर जो है कुछ कमाई हुई और उससे फिर आपने कुछ रिसोर्सेज वगैरह खरीदे हैं, वो हो गया। और अगली चीज़ कि आपको अगर अच्छे लोगों ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं तो वो सारे के सारे गिफ्ट्स अगर आपने एक्सेप्ट किए तो उसकी मदद से भी जो है आप उस जो भी आप वो जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएंगे। महिलाओं की बात की जाए तो पहला तो आपका ब्राइडल पोजीशन जो है वो एक तरीका है जिसकी मदद से उनको धन वगैरह मिल सकता है। ठीक है जी, ब्राइडल पोजीशन वगैरह हो गया जिसकी मदद से उनको धन मिल सकता है। ब्राइडल पोजीशन में जो गिफ्ट वगैरह आपको मैरिज में दिए जाते हैं, स्त्री धन वगैरह का जो पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा वो इसमें आता है। दूसरा, उनकी माताओं से उनको मिल जाए। तीसरा, उनके पिता से उनको मिल जाए, उनके ब्रदर से मिल जाए, उनके हस्बैंड वगैरह से मिल जाए, या फिर अपने हस्बैंड की तरफ से अगर वो इनहेरिटेंस वगैरह भी कर लेती हैं, हस्बैंड की तरफ से भी अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दी जाती है या गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। इनहेरिटेंस तो शायद गलत ही वर्ड हो जाएगा क्योंकि वो एक्सेप्शनल कंडीशंस में इनहेरिटेंस वगैरह मिलता था, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं वो सब भी जो है इसमें शामिल हो जाएगा, या फिर अच्छे लोगों के द्वारा इनको भी अगर गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो आप तरीका, ये 5 तरीके हैं, इनमें से आप महिलाओं को भी गिफ्ट प्रॉपर्टी वगैरह एक्सेस करवा सकते हैं। 6 तरीक़ों से महिलाओं को भी जो है आप गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 7 तरीके इसके हैं: इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कंक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क और एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। यहाँ से एक MCQ बनता है और समझाने को भी आ सकता है कि आपको 3 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना पड़े। और दूसरा, महिलाओं की बात की जाए तो जो ब्राइडल पोजीशंस होते हैं जिसमें आपका मैरिज के वक्त में दिया है, माता, पिता, भाई, हस्बैंड के द्वारा जो आपको चीज़ें वगैरह मिली हुई हैं, या तो उनसे अगर आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई, वो सारी चीज़ें, या फिर इनको भी अगर अच्छे लोगों ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं तो वो भी एक कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये भी जो है कैटेगरी बनती है, हस्बैंड से आपको कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाए या फिर
गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल, ये ऑन चाहे वो हस्बैंड के जानने वाले हों, माता पिता के जानने वाले हों, इन सब की मदद से भी, तो ये भी जो है आपकी महिलाओं की प्रॉपर्टी का हिस्सा माना जाता है। इस तरीके से ये जो 6 तरीके होते हैं जिसकी मदद से वुमेंस जो हैं वो अपना वुमेंस वगैरह जो हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर कर सकती हैं। चले अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। वर्ना को वैसे तो इंग्लिश का वर्ड है मगर उसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, वर्ण, तो इसको अब मैं बोलूँगा वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि आपका अगर अभी तक हमने ये देखा कि आप मेल या फिर फीमेल हैं तो फिर प्रॉपर्टी वगैरह या रिसोर्सेज या किसी चीज़ पे स्वामित्व वगैरह आपको जताना है तो उसकी क्या कहानी है, क्या प्रक्रिया है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आप महिला या पुरुष से हटके, हमको ये बात समझ में आ गई कि मोर और लेस जो पुरुष हैं प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम उन्हीं का होता था, तो अब जो आपके अलग अलग वर्णों के पुरुष हैं उनका प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरीके का क्लेम होता था, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी या वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी में अब अपने को ये देखना है जो आपके 4 वर्ण के लोग हैं, ठीक है जी, इनमें से किस किस वर्ण के लोगों का प्रॉपर्टी पे कितना क्लेम बनता था, किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज वगैरह को एक्सेस कर सकते थे, उस चीज़ को अब अपने को समझना है। चले तो ये जो टेक्स्ट वगैरह हैं इनकी मदद से हमको ये पता चलता है कि वर्ण जो है वो एक क्राइटेरिया, वो भी एक क्राइटेरिया हुआ करता था अगर आप वेल्थ को एक्वायर करना चाहते हैं या फिर रेगुलेट करना चाहते हैं। किसी चीज़ को पा लेना या उसके ऊपर अपना स्वामित्व क्लेम करना या फिर उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, उसको अपने मन से अपनी मर्जी से अपने डिस्पोजल पर इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों में बाकी आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पिता के बेटे हो या क्या हो क्या नहीं हो, ये सारी बातें तो अपनी जगह थी ही थी, मगर साथ ही साथ जो एक और चीज़ मैटर करती थी वो ये थी कि भाई आप जो हैं वो वेल्थ वगैरह को अगर आपका जो वर्ण है वो क्या है और उसके बेसिस पे भी ये चीज़ जो है डिटरमाइन होगी कि आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसे कितना एक्सेस कर सकते हैं और कितना एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ था कि आपके जो पहले 3 वर्ण हैं अगर आप उनमें से किसी एक वर्ण में आते हैं तो ही आप प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ण का मतलब फिर बाय बर्थ नहीं आता था, यहाँ पे इसका मतलब हुआ करता था कि अगर आप कोई प्रोफेशन वगैरह अपनाते हो, उस प्रोफेशन वगैरह को अपनाओगे और उसके अनुसार फिर आपको एक वर्ण वगैरह अगर अलॉट किया जाएगा तो उसके अनुसार फिर आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वक्त के साथ में मगर जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था इस तरीके से बनी जिसमें फिर ये बोला गया कि भाई आपके जन्म के साथ ही जो है आपका वर्ण वगैरह डिसाइड हो जाएगा, तब ये चीज़ और ज़्यादा जो है क्रिस्टलाइज हो गई कि आपकी जो प्रॉपर्टी या फिर आपकी जो वेल्थ है वो पहले जो 3 वर्ण हैं उन्हीं के द्वारा एक्वायर की जा सकती है और चौथा जो वर्ण है वो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को एक्वायर नहीं कर सकता। अब क्या वो तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से ये 3 वर्णों के लोग जो हैं प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, वो मेंशन किए गए हैं बाकायदा। उसके लिए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस बताए गए हैं कि आप कौन, अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ण में हैं तो उसके चलते आप कौन कौन से ऑक्यूपेशन कर सकते हैं जिसकी मदद से आप प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करेंगे। आप सेकंड नंबर के वर्ण में हैं तो फिर आप कौन कौन से ऑक्यूपेशंस कर सकते हैं जिसकी मदद से आप प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे। थर्ड में है तो फिर कौन कौन से तरीके। तो कुल मिलाकर अपने को 2 बातें याद रखनी है कि प्रॉपर्टी या वेल्थ वगैरह को एक्वायर करने की का जो राइट है वो पहले 3 वर्णों का था, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वगैरह जो हैं मेंशन किए गए हैं या मीन्स वगैरह मेंशन किए गए हैं जिसकी मदद से वेल्थ वगैरह एक्वायर की जा सकती थी इन 3 वर्णों के द्वारा। इफ द प्रोविजंस वर टू बी एक्चुअली इंप्लीमेंटेड देन क्षत्रियाज एंड ब्राह्मण्स हैव बीन रिचेस्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है, आपने बोल दिया कि पहले जो 3 वर्ण हैं सिर्फ वही प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करेंगे। उसके तरीके या नॉर्म्स बता दिए कि वो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसकी मदद से वो आपका प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करेंगे। अब परेशानी यह है कि अगर इस बात को लेटर एंड स्पिरिट में मान लिया जाए, अगर इस बात को ये मान लिया जाए कि ये पत्थर की लकीर है और ऐसा ही हुआ होगा, अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो दिक्कत ये आ जाती है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर अगर ये बात जस की तस लागू करवा दी गई होती तो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपको बार बार एक पर्टिकुलर मेंशन देखने को मिलता है गरीब ब्राह्मण, कहानियों में आपको पुअर ब्राह्मणों का जिक्र देखने के लिए मिलता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपको बार बार एक जिक्र देखने के लिए मिल रहा है गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। अगर ये 3 वर्णों का ही वेल्थ के ऊपर कब्जा रहेगा या एक्वायर करने की उनको राइट माना गया और जो प्रोफेशंस बताए गए उसके अनुसार अगर वो वेल्थ एक्वायर करते हैं तो इस हिसाब से आपको फिर जो है ब्राह्मण सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कैटेगरी में देखने चाहिए थे क्षत्रियों के साथ में, क्षत्रिय और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब
मतलब ये कहीं ना कहीं और बार बार आपको जो है मेंशन पुअर ब्राह्मण देखने को मिलता है। कई जगहों पर आपको लैंड ग्रांट्स में लिखा हुआ आता है कि गरीब ब्राह्मणों को ये ज़मीन दी गई है, या फिर कई बार आपको कहानियों में एक ज़माने में एक बूढ़ा ब्राह्मण हुआ करता था, बूढ़ा पंडित हुआ करता था, इस तरीके, या फिर एक आपका गरीब ब्राह्मण हुआ करता था, गरीब पंडित हुआ करता था, इस तरीके के जिक्र देखने को मिलते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं समझ में आता है, कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आती है कि जिस तरीके से प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन आपको ये बता रहा है कि धर्म सूत्रों में या धर्मशास्त्रों में लिखी गई हर बात सच नहीं होती, या हर बात लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं होती थी, उसी तरीके से ये 3 वर्णों की व्यवस्था, ये जो 4 वर्णों की व्यवस्था में से जो 3 वर्ण हैं, सिर्फ यही प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे और इस तरीके से करेंगे, ये भी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं होता था। ये भी जो है आंख बंद कर एकदम से इसको फॉलो नहीं किया जाता था। अब इसी चीज़ का अगर हम लोग एक अल्टरनेटिव सिनेरियो देखें, ये तो सारी की सारी बात जनरली नॉर्थ के इलाकों में होती है, मगर अब इसी चीज़ का अगर एक अल्टरनेटिव सिनेरियो हम लोग साउथ के इलाकों में देखें तो क्या कहानी थी, अब थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसका जो टॉपिक है इसका नाम रहेगा शेयरिंग वेल्थ एंड अल्टरनेटिव सिनेरियो। मतलब ये कि नॉर्थ के इलाकों में जिस तरीके से रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर क्लेम किया जा रहा था, उसी के कॉन्ट्रास्ट में साउथ के इलाकों में, जिसको हम लोग अब तमिलिकम बोलेंगे, जिसमें आज का तमिलनाडु, केरल, ठीक ठाक मात्रा में आंध्र का इलाका और कुछ कर्नाटक का पोर्शन आ जाता है। ये जो पूरा तमिलिकम का इलाका था, वहाँ पर किस तरीके की सोसाइटल व्यवस्था थी रिसोर्स शेयरिंग को लेके, थोड़ा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखते हैं सर। Tamilikam was the area where alternative values were being cherished. That is, misery or accumulating wealth for oneself was despised and generous men being respected. तो पहली चीज़ तो यह कि तमिलिकम का क्षेत्र कौन सा है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। आज का जो तमिलनाडु का इलाका है, पूरा का पूरा तमिलनाडु, पूरा का पूरा केरल, आपका जो आंध्र का ठीक ठाक मात्रा में इलाका है वो इसमें आ जाता है, और इसके अलावा कर्नाटक का कुछ पोर्शन इसमें आ जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तमिलिकम के नाम से जाना जाता था। अब ये जो तमिलिकम का क्षेत्र था, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरह से नॉर्थ में आपका जिस तरीके की वैल्यू सिस्टम चल रहा था, नॉर्थ में जिस तरीके के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे थे, क्या उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही थी, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बातचीत वगैरह यहाँ पे करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि तमिलिकम वॉज द एरिया वेर अल्टरनेटिव वैल्यूज आर वेर बीइंग चेरिश्ड, दैट इज माइजरी और एक्यूमुलेटिंग वेल्थ फॉर वनसेल्फ वॉज डिस्पाइज्ड एंड जनरस मेंस बीइंग रिस्पेक्टेड। मतलब तमिलिकम वो क्षेत्र था जहाँ पर उस तरीके की वैल्यूज आपको देखने को नहीं मिल रही थी जिस तरीके की वैल्यूज नॉर्थ के इलाकों में देखने को मिल रही थी, प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ के एक्यूमुलेशन को लेकर। मतलब अगर नॉर्थ के इलाकों में ये था कि सिर्फ पुरुष जो हैं वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, 3 वर्णों के लोग जो हैं प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के साथ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली उसी चीज़ का जो है कॉपी पेस्ट या मिरर इमेज आपको नीचे के इलाकों में, साउथ के पोर्शंस में देखने के लिए नहीं मिल रहा था। साउथ के इलाकों में कहानी थोड़ी सी अलग थी। साउथ के इलाकों में ये माना जाता, ये एक अल्टरनेटिव तरीके की वैल्यूज़ जो हैं वो चेरिश की जाती थी, जिसमें ये माना जाता था, जिसमें ये बोला जाता था कि भाई अगर आपके पास में पैसा है तो फिर उस पैसे को आपने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, अपने उपभोग के लिए, अपने जो है प्रयोग वगैरह के लिए उसकी होल्डिंग नहीं करनी है। आपने सिर्फ उसको जो है एक्यूमुलेट अपने जो है फ़ायदों के लिए नहीं करना है। साथ ही साथ आपने छोटी छोटी बातों पर, सड़ी सड़ी सी बातों पर कंजूसी नहीं करनी है, माइजरी नहीं शो करनी है। अगर आप ये हरकतें करते हो कि आप छोटी छोटी सी बातों पर माइजरी शो कर रहे हो, आप कंजूसी कर रहे हो, या फिर आप बहुत बड़ी मात्रा में पैसा वगैरह एक्यूमुलेट कर रहे हो और ये सारा का सारा सिर्फ अपने लिए करना चाहते हो, तो फिर समाज में इस तरीके की चीज़ों को डिस्पाइस किया जाता था, फिर आपकी इज्जत नहीं होती थी। और जो व्यक्ति के पास में पैसा है और वो उसको जनरसली अगर जो है इस्तेमाल कर रहा है, समाज के भले में भी जो है अगर उसका प्रयोग कर रहा है, तो इस तरीके के लोगों की जो है फिर रिस्पेक्ट की जाती थी। तो तमिलिकम एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे अल्टरनेटिव वैल्यूज़ की प्रैक्टिस की जा रही थी। याद रखिएगा इस बात को। तमिलिकम का मतलब क्या? आज का पूरा तमिलनाडु। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग, और इस पर भी एक सवाल बन सकता है कि तमिलिकम में कौन कौन सा इलाका आएगा। पूरा का पूरा केरल, आंध्र का ठीक ठाक इलाका, पूरा आंध्र नहीं बोल रहा हूँ मगर आंध्र का ठीक ठाक पोर्शन, यहाँ पे स्टार मार्क इसीलिए लगा दिया, तो समझ जाइएगा इस बात को। और कर्नाटका का ठीक ठाक पोर्शन, ये 4 इलाके जो हैं ये इससे मिलकर तमिलिकम अपना बनता था। क्या यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है? नॉर्थ के इलाकों से प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज वगैरह के रिस्पेक्ट में एकदम एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस, या फिर
वैल्यूज़ जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस या फिर एक डिफरेंट किस्म की जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उसका पालन यहाँ पे किया जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेड है कि ठीक है प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप है अच्छी बात है रखिए, मगर अगर आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा तो फिर कंडेमनेशन है, समाज फिर आपकी इज्जत नहीं करेगा। मगर अगर आप सिर्फ अपने लिए कंजूसी कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए जोड़ रहे हो, तो फिर समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर समाज जो है वो आपको पसंद नहीं करेगा। मगर अगर आपने ये किया कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह जो है मेरे पास हैं तो चलो मैं शेयर भी करता हूँ, तो फिर आपकी समाज में रिस्पेक्ट होती थी। अब ये सब के बारे में अपने को कैसे पता, तो इसका जवाब ये है तमिल संगम लिटरेचर, खास तौर पे जो हमारा प्राइमरी सोर्स है साउथ को समझने के लिए, या साउथ के जो भी हम स्टडी करते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस में से एक है वो माना गया है तमिल संगम लिटरेचर। तो तमिल संगम लिटरेचर में इस बात को लिखा गया है, उसमें बाकायदा सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स वगैरह को हाईलाइट करके बताया गया है। उसमें ये बोला गया है कि किस तरीके से जो है आपके रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उनका एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और फिर उसका समाज में कैसे इस्तेमाल करना है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स वगैरह के ऊपर और भी बातें वगैरह की गई हैं। इसमें आपको ये भी समझ में आता है कि हालांकि वहाँ पर भी रिच और पुअर के बीच में आपका डिफरेंसेस थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रिच और जो पुअर थे उनके बीच में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर ये जो रिसोर्सेज वगैरह पे कंट्रोल करते थे या जिनके पास में पैसा हुआ करता था, जिनके प्रॉपर्टी वगैरह पे कंट्रोल था, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि भाई आप जो हैं इतना अपने रिसोर्सेज वगैरह में जो भी चीज़ें हैं इसको आप शेयर भी करोगे दूसरों के साथ में आप इसकी शेयरिंग वगैरह भी करोगे। ये बातें भी जो हैं एक्सपेक्ट की जाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह जो हैं एक्सपेक्ट की जाती थी और इन सारी चीज़ों की मदद से उम्मीद की जाती थी कि जो आदमी अच्छी हालत में है, वेल टू डू है, वो लुक आफ्टर करेगा ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड। जो आपके पुअर हैं और डिप्राइव्ड हैं वो उनका बाकायदा लुक आफ्टर वगैरह करेगा। ये सारी की सारी बातें जो हैं इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये सब कुछ हमको जो है यहाँ से पता चलता है। तो इसी के साथ में अपना जो आज का ये सेशन है, जिसकी क्विक रिवीजन का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। एंड इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्विक रिवीजन का वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका वेल्थ वगैरह को किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो और उसके जो अल्टरनेटिव सिनेरियोज़ हैं वहाँ तक अपनी बातचीत कर ख़त्म करिए। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग सोशल डिफरेंसेस वगैरह को एक्सप्लेन किस तरह से किया गया था और उन सोशल डिफरेंसेस के नतीजे में किस तरीके का समाज जो है किस खड़ा होना शुरू हुआ, रिएक्शंस किस तरह से निकल कर आए, और जो आपकी अल्टरनेटिव फिलोसफीज डेवलप हुई बुद्धिज़्म वगैरह की, जैनिज़्म वगैरह की, उसमें किस तरीके की बातें जो इन सोशल डिफरेंसेस के अगेंस्ट में कही गई हैं, या सोशल डिफरेंसेस को अगर हम लोग ध्यान में रखकर देखें तो वो जो फिलोसफीज़ हैं वो किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था वगैरह हमको बताती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। मगर वो सारी की सारी बातचीत, वो सारा का सारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में होगा। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर CBSE इंग्लिश मीडियम सारा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी क्लासेस हैं सबका कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। CBSE हिंदी मीडियम का में सारा कंटेंट आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। NTSC हो, ओलंपियाड हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो, स्पोकन इंग्लिश हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये है कि आप ये सारा का सारा कंटेंट देख कैसे सकते हैं। तो उसको देखने के 3 तरीके हैं। एक, इसे आप यूट्यूब के हमारे जो चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐप वगैरह अगर आप डाउनलोड कर सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा और ये आपके PC पर भी चल जाएगा। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उसका इस्तेमाल कर आप ये सारा का सारा कंटेंट एक्सेस करिए और उसकी मदद से अपनी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी से अच्छी करिए। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि एक बार आप ये कंटेंट देख लोगे, 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे समझने के लिए, मगर जब रिविज़न करना होगा तब आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नोट्स जो आपको सारा पढ़ाया जाता है ये नोट्स के फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल है, हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में। इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, वहाँ से जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड दिस, अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट हो, कोई और शंका हो, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप
कोई शिकायत करना चाहते हैं, आप कोई नए कोर्स की डिमांड करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, हमें अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। यहाँ पर जाकर आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसमें जो वीडियोज़ हैं उनमें उनके नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के हमारे जो पेजेस हैं वहाँ पर जाकर आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे जो पोस्ट वगैरह हैं उस पर आप रिप्लाई या कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी गेटिंग बैक टू यू ऑन द वी विल बी गेटिंग बैक टू यू देयर ऑल्सो। उसके बाद में आप चाहें तो ट्विटर का जो हमारा हैंडल है उस पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी हमारे साथ में आकर जुड़ सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको ठीक लग रहा है आप उसकी मदद से हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितना हो सके भाई इस पर्टिकुलर वेंचर का इस्तेमाल करें और इसकी मदद से अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंप्रूव करें। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान पहचान में या आपकी जान पहचान वालों की जान पहचान में आपका जो डोमेस्टिक हेल्प में जो लोग आते हैं या इस तरीके के आपका जो अगर आपको आसपास में अपने डिप्राइव्ड या पुअर सेक्शन में कोई व्यक्ति देखने को मिलता है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसे मैग्नेट ब्रेन्स की ज़रूरत है बट उसको इसके बारे में पता नहीं है, तो उन तक भी हमारा ये वेंचर के बारे में नॉलेज आप लेकर जाएँ, उन तक भी आप मैग्नेट ब्रेन्स के फ्रूट्स वगैरह के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लेकर जाएँ, उनकी भी हेल्प करें कि वो इसका फ़ायदा उठाएँ और इसकी मदद से अपने लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट लाएँ और मैग्नेट ब्रेन्स के एम्बेसडर बने। हमारा जो ये मिशन है जिसमें हम लोग क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट हिंदुस्तान के हर बच्चे तक लेकर जाना चाहते हैं, इसमें आप भी जो हैं जुड़ें, अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। देखिए, ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं है, नॉलेज से बड़ी कोई ताकत नहीं है, नॉलेज से बड़ी कोई पावर नहीं है। एक बड़ी सिंपल सी प्रोवर्ब है, किसी को एक बार एक मछली दे दो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, किसी को मछली पकड़ना सिखा दो वो ज़िंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। तो नॉलेज बेसिकली ज्ञान उसी तरीके की मछली पकड़ना सिखाने की कला है। तो भाई जितना हो सके इसका प्रयोग करें, जितना हो सके इतना ज़्यादा उसे सीखें, जितना हो सके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, सफलता और तरक्की के रास्ते पर चलते रहें, खुद का भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा करें और जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे इन कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए पोर्शंस का कोई रिवीजन वगैरह करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।